हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आइए शुरू करते हैं आज अगला पार्ट इकोनॉमी पीटी 365 का। इसके बाद एक या दो पार्ट और आएगा। लगभग 5 घंटे में हम पूरी मैगजीन ये कवर करने वाले हैं। आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर स्लो करने से एक एक टॉपिक समझाने से वीडियो बहुत लंबा खींचता जा रहा है और मैंने कोशिश की पर वो कम कर नहीं पाऊंगा। मैं अगर सब कुछ समझाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। तो बेसिकली ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, एक होता है इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्सपोर्ट का दूसरा इंपोर्ट का। अब अगर आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस में आ रहा है मतलब आप ट्रेड सरप्लस में हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन इंडिया से क्या है ना कि यहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा होता है। अगर इंडिया के बारे में बताएं तो हम इंपोर्ट मैक्सिमम करते हैं, एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम है, ठीक। तो इंडिया को हमेशा ट्रेड डेफिसिट होता है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो हमें ट्रेड डेफिसिट देखना पड़ता है। अब देखना ये है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, कौन कौन सी के साथ ट्रेड डेफिसिट है। तो पहले देखिए इंडिया के 5 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन से हैं, चाइना, यूएसए, यूएई, रशिया एंड सऊदी अरबिया। कुछ डेटा दिए गए हैं इसमें, आप देख सकते हो कि ट्रेड डेफिसिट हमारा किसके साथ है। तो चाइना के साथ तो सबसे ज़्यादा आपको पता है, कुछ 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड हमारा चाइना से होता है, जिसमें हम कुछ 18-20 बिलियन डॉलर ही ट्रेड करवाते हैं उनसे। लगभग उनसे 80-90 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक। तो अब इसके बाद हमारा रसिया के साथ आपको पता होगा कि जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर चला है, ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, तो रसिया हमें कुछ कम रेट पे ऑयल देता है, तो हम ज़्यादा परचेजिंग वहीं से कर रहे हैं। इस चक्कर में हम परचेज ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, पर एक्सपोर्ट कुछ खास हो नहीं पा रहा है। मतलब अगर 60 बिलियन डॉलर का देखें तो कुछ 6-7 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं रसिया को, तो हमारा लगभग 52-53 बिलियन डॉलर ट्रेड डिफिसिट आ रहा है, ठीक। उसके बाद कोरिया हो गया, साउथ कोरिया, हांगकांग। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के साथ हम थोड़ा-सा नैरो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने देखो यूएई के साथ एक ट्रेड पैक्ट साइन किया, और यही सा चीज़ हम सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, इराक के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जिनका डेटा दिया गया है, ये आप खुद से पढ़ लेना। इंडिया एग्रीकल्चर में इंडिया रैंक 8 इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड 18th इन मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, ठीक। अगर हम मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारी रैंक 18th है, मतलब वर्ल्ड वाइड 17 कंट्री हमसे ऊपर आती हैं। और अगर एग्रीकल्चर आपको पता होगा, एग्रीकल्चर में इंडिया अच्छा करता है, फिर भी हम 8th रैंक पे आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा खुद से ही हम कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि देखो क्या है ना, पल्सेज मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। पल्सेज में हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, लेकिन कंजम्पशन भी हमारा सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो बेसिकली सॉरी, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट, कंजम्पशन और प्रोडक्शन तीनों हमारा ज़्यादा है। अब इसको आप समझो ऐसे, हम प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन जितना कंज्यूम करते हैं उससे कम प्रोडक्शन होता है, इसलिए हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ता है। बाकी इंडिया ट्रेड सरप्लस किसके साथ में है, तो यूएसए के साथ में, जिससे यूएसए हमेशा परेशान रहता है कि हमें कैसे भी करके सरप्लस को मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अभी ट्रम्प आए ना तो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, यही सारी चीज़ें। बाकी नीदरलैंड, यूके, बेल्जियम, बेसिकली कुछ यूरोपियन नेशंस है ना जिनके साथ हमारा, अगर इसको ऐसा लिखें यू प्लस यूएस, तो इन्हीं के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस। बाकी हमारे आसपास के जो लोग हैं अभी हमसे केवल बेच ही रहे हैं, हमें खरीद हमसे कुछ खास रहे नहीं है, ठीक। तो इससे रिलेटेड टॉपिक हो गया। ट्रेड डिफिसिट का क्या निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, तो देखो, अब ये देखो कि फॉरेक्स रिजर्व कैसे डिप्लीट होता है, ठीक। अब सपोज करो आपको चाइना से कुछ मंगाना है, चाइना से आपने, टोटल ट्रेड इंडिया और चाइना का 120 बिलियन डॉलर हुआ, ठीक। इसमें 20 इंडिया ने किया, मतलब 100 प्लस 20, 120 हुआ, 100 माइनस 20 यानी ट्रेड डेफिसिट हमारा 80 बिलियन डॉलर बना। अब हमें चाइना को पे कितना पड़ा, करना पड़ा 100 बिलियन डॉलर, और उन्होंने हमें कितना पे किया 20 बिलियन डॉलर, मतलब 80 बिलियन डॉलर तो हमारे पास से खुद से ही गए ना। अब हमें पता है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व में कुछ 650 बिलियन डॉलर हैं, ठीक। हम चौथी या पांचवी कंट्री इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड है जिनके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक। अब 650 में से तो 80 यहीं से निकल गया। अगर हम कुछ ऐसा मैनेज कर पाते, 60-60 हो जाता, तो जितना हम उनको देते उतना हमारे पास वापस आ जाता, प्लस हमें हमारा ट्रेड भी चलता रहता। यूएस के साथ में थोड़ा अच्छा है, कुछ ऐसा है कि 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जिसमें से 80 हम उन्हें बेचते हैं, 80 हाँ 70-80 के आसपास हम उन्हें बेचते हैं और 40 के आसपास वो कुछ हमें बेचते हैं। तो हमें 30 से 40 बिलियन डॉलर का सरप्लस होता है, ठीक। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें हमेशा कुछ 150-200 के आसपास, बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड डेफिसिट ही होता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो, ठीक। तो इससे फॉरेक्स डिप्लीट हो रहा है ना, जैसे 650 में से मैंने पहले 80 निकाल दिया, फिर किसी कंट्री के साथ रह के रसिया के साथ 50 हो रहा है, आप यूएई, सऊदी अरबिया इन सबको मिला के कुछ 50 रख लो, तो कहाँ से जाएगा। हमारे पास जो आ रहा है उसको तो हमने बाकी मैनेज कर लिया। सपोज करो कि टोटल इंपोर्ट हमारा कुछ हुआ 800 बिलियन डॉलर का, ठीक। टोटल एक्सपोर्ट हमारा हुआ कुछ 500 बिलियन डॉलर का, ठीक। अब ये 300 कहाँ से जाएगा, तो ये 300 जाएगा यहाँ से। अब ये फॉरेक्स को हम मैनेज कैसे करते हैं, ये फॉरेक्स मैनेज दो तरीके से होता है। एक तो एफडीआई आती है। अब एफडीआई आई इंडिया में, तो इन्वेस्ट तो आईएनआर में करना पड़ेगा उसको किसी कंपनी में। तो मतलब रिजर्व बैंक के पास डॉलर आ गए,
फिर रिजर्व बैंक INR उन्हें दे देता है, ठीक, ले जाओ। तो ये FDI से दूसरा हम बोरोइंग करते हैं, ठीक, जो फॉरेन कंट्रीज में हम बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट है जो बॉन्ड निकालती है ना फॉरेन कंट्री से बोरिंग यानी डॉलर में या और दूसरी किसी फॉरेन करेंसी में डील करती है, तो उससे जो हम बोरोइंग करते हैं उससे ये मैनेज होता है, ठीक। तो ये डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व एक हो गया। दूसरा वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। आप सोच रहे हो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये सब बेसिकली उसी के टॉपिक हैं स्टैटिक के। करंट में क्या होता है कि आप एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो और माइनस इंपोर्ट क्या कर रहे हो, ठीक। अब इसमें कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, बेसिकली एक विजिबल पार्ट होता है, एक इनविजिबल पार्ट होता है, ठीक। विजिबल विजुअल में आपका आता है ट्रेड और 1 सेकंड। तो 2 टॉपिक होते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक पोर्शन से, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल, ठीक। कैपिटल क्या होता है, करंट क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप दोनों पढ़ना। करंट तो मैं बता ही दे रहा हूँ क्या होता है। करंट अकाउंट में 3 चीज़ें आती हैं, विजिबल, एक इनविजिबल पार्ट मैंने तो आपको बताया। एक होता है विजिबल में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, कितना आपने एक्सपोर्ट किया, कितना इम्पोर्ट किया। दूसरा होता है ट्रेड तो हो गया, दूसरा एक सर्विस का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कितना होता है, ठीक। एक हो गया गुड्स एंड सर्विसेज़ 2 होते हैं, तो एक तो गुड्स का हो गया आपका, दूसरा सर्विस का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कितना हो रहा है। तीसरा जो आपके लोग बाहर गए हैं काम करने के लिए, वो आपको रेमिटेंस कितना दे रहे हैं। $100 बिलियन, $120 बिलियन इतना तो आता ही है इंडिया में, ठीक, क्योंकि इंडिया टॉप पे इस टाइम पे रेमिटेंसेस में। फॉरेन कंट्रीज कोई गिफ्ट दे रही हैं आपको, या फॉरेन कंट्रीज किसी को आपने लोन दिया है, वहां से लोन पे इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ आ रहा है, ठीक। ये सारा आपका मिला के कितना आपके अकाउंट में, 2 अकाउंट बने, ठीक, एक अकाउंट ए, दूसरा अकाउंट बी। आपने कितना दिया और आपके यहाँ कितना आया। सपोज करो कि यहाँ पे टोटल जो आया कुछ $500 बिलियन है, ठीक, और आपको देना कितना पड़ा, कुछ 600-700 बिलियन देना पड़ा, ठीक। अब ये $200 बिलियन आपका ट्रेड डेफिसिट होता है, जिसको आपको आपके फॉरेक्स रिजर्व से मैनेज करना होता है। इसीलिए कंट्रीज क्या करती हैं कि डॉलर की जगह रूपी और लाइक रूपी रूबल हो गया, ठीक, या रूपी और दूसरी कंट्री जो है उनके साथ में एक स्वैप साइन करते हैं कि आप हमारे यहाँ जो सामान खरीदोगे आप रूपी में पेमेंट कर देना, हम आपके यहाँ बेसिकली लाइक रसिया के साथ रूबल में, रूपी रूबल ट्रेड होता है ना। तो इससे क्या हुआ, जो $200 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हुआ, उसमें हमें डॉलर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 200 में अब लाइक रूबल तो उतनी वैसी करेंसी है नहीं, ईज़िली मिल जाएगी हमें, ठीक, आराम से मिल सकती है रूबल हमें। वो और जैसा आपको पता है कि $1 इज़ इक्वल टू 85-86 रुपये है। रूबल का तो ये है नहीं, या रूबल मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी किसी भी अब आप यूरो मत ले आना, ठीक। बाकी कई ऐसी करेंसीज़ हैं जिनका इतना मार्केट एक्सेस उनका बहुत अच्छा है, ठीक। लाइक वो इतनी ईज़िली मिल जाती हैं और ये काफ़ी काफ़ी इसको हार्ड करेंसी बोलते हैं, ठीक, डॉलर को, और उनको सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं, ठीक। तो ये होता है, ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, अब ये नहीं बताऊँगा हार्ड करेंसी, हीटेड करेंसी क्या होती है या फिर सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, ये सारे आप एक-एक करके जाके देख लो, नहीं तो फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। ये होता है, तो आपका ये करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। सेम ऐसे होता है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में हमारा सरप्लस है। तो जो टोटल ट्रेड डेफिसिट या जो टोटल हमारा वो होता है ना कि हमने कितना इम्पोर्ट कितना एक्सपोर्ट किया, वो मैनेज कैसे होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया। एक करंट एक कैपिटल होता है, तो कैपिटल सरप्लस होता है और करंट जो होता है वो होता है डेफिसिट में। तो जो सरप्लस होता है उसी को डाल के हम मैनेज करते हैं, तभी हमारा ये बैलेंस ऑफ ट्रेड बना रहता है, ठीक। नहीं तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में माइनस में चले जाएँगे। फिर फॉरेक्स डिप्लीशन होगा, फॉरेक्स डिप्लीशन होते-होते 1991 वाली सिचुएशन आ सकती है, ठीक। 1991-92 वाली सिचुएशन जो ये जस्ट हमारे पास केवल $2 बिलियन के आस-पास फॉरेक्स रिज़र्व बचे थे, ठीक। तो ये होता है। अब इसके बाद क्या हो गया, वर्किंग करेंसी अकाउंट डेफिसिट, वही सारी चीज़ें। तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं आइए देख लेते हैं जल्दी से कि वाइड रेंज ऑफ गुड्स, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हो तो बाहर से बहुत सारी चीज़ें नई-नई आएँगी ना। और दूसरा मान लो कोई नई फैक्ट्री, जैसे मैंने आपको उस दिन फ़ोन का एग्ज़ाम्पल दिया था, नई फैक्ट्री खुली हुई है, तो बाहर से वो नए-नए आइटम्स परचेज़ करके इन्वेस्ट करेगी ना, कैपिटल गुड में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स यही हैं, ठीक। अब इसको मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूँ अब, नहीं तो फिर वीडियो बड़ा हो रहा है। फैक्टर ड्राइविंग इंडिया ट्रेड डेफिसिट का क्या रीज़न है, तो राइजिंग इम्पोर्ट, वही गोल्ड हम खरीदते हैं, क्रूड ऑयल तो हमें लाना ही लाना चाहिए, जैसे फार्मास्यूटिकल्स इंग्रीडिएंट लाइक एपीआई हम खरीदते हैं। कंजम्पशन पैटर्न हमारा लग्ज़री गुड्स के लिए हमें एलॉन मस्क की टेस्ला चाहिए अपने यहाँ की, तो कार हम खरीदेंगे नहीं। तो ये सारी सिस्टम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा उतना अच्छा है नहीं, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो होते हैं बाहर से हमें परचेज़ करना पड़ता है। और इसके बाद आ जाता है कि डोमेस्टिक पॉलिसीज़ लाइक बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़, सर्टेन कुछ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा है कि कम्पीट नहीं कर पाते हैं फॉरेन मार्केट में, ठीक। तो ये इससे रिलेटेड हो गया। बाकी नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गया, अदर कंट्रीज़ जो हम पे नॉन टैरिफ बैरियर्स, एक होता है कि आपने कुछ सपोज़ करो कि ₹10 का सामान है, 3% ड्यूटी लगा दी उसपे या टैरिफ लगा दिया, ठीक। तो ये होता है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर आता है। फिर दू उसमें आप ये फाइन डब्ल्यूटीओ में केस फाइल कर सकते हो कि नहीं हम पे ये ड्यूटीज़ जो हैं वो
बेसिकली फेयर नहीं है। लेकिन एक होता है कि सपोज करो आप कुछ बेच रहे हो और दूसरी कंट्री, खास करके यूरोपियन यूनियन की कोई कंट्री कह रही है कि नहीं ये तो कार्बन इंटेंसिव हो गया। जैसे मैंने अभी कोई टॉपिक आपको बताया था, उसमें 27 या 28 फरवरी को न्यूज़ में आया हुआ था। तो कार्बन इंटेंसिव है ये बहुत ज़्यादा, इसको हम नहीं खरीदेंगे, इस पर टैरिफ बैरियर्स ज़्यादा लगाए जाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट बेसिकली फॉरेन मार्केट में सेल हो नहीं पाता। तो ये इससे रिलेटेड हो गया, ठीक। तो ये इसके रीजंस होते हैं ट्रेड डेफिसिट इंडिया का क्यों बढ़ रहा है, और इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं इसके लिए, ठीक। तो जो इसमें है उतना तो आप पढ़ ही लेना, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इनिशिएटिव एक बहुत अच्छा लिया गया था, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था, ठीक। पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1965 में गुजरात के कांडला में बनाया गया था, ठीक। बाद में 2005 में एक एक्ट आता है, 2006 में इसको लागू किया जाता है। इसमें क्या ऐसा हुआ था कि मतलब इसको इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाइक्स है ये। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि टैक्स आप पे जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उस पे मैन्युफैक्चरिंग जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो कम लगती है या फिर ना के बराबर लगती है। फंडिंग आपको आराम से मिल जाती है, वहाँ पे रेलवे रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाता है। रॉ मटेरियल आप फॉरेन से कहीं से मंगाना चाहें तो बड़ी इजीली आ जाता है, उसमें कोई क्लियरेंसेस बड़ी आसानी से हो जाते हैं, तो बैरियर्स नहीं है। तो जो और लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, तो कम्पीट कर पाता है फॉरेन मार्केट में। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग, सच में ये बताऊँ मैं आपको, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हो रहा है, लाइक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो भी हम कर पा रहे हैं ना, वो कुछ सोशियो इकोनॉमिक जोन की वजह से ही हम कर पा रहे हैं, ठीक। सॉरी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से ही हम कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये है। बाकी आप इसमें कुछ दिया गया कि कौन कौन से स्कीम्स लाई गई हैं, लाइक रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो वही चीज़, ड्यूटी और टैक्स को कम करके कम्पीट करने के लिए फॉरेन मार्केट में हम भेज देते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये सारी चीज़ें, इसको आप देख लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो कुछ कुछ चीज़ें। लाइक दूसरा हो गया कि ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, हर चीज़ को हम इलेक्ट्रॉनिकली करना चाह रहे हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट थोड़ा देखने में अच्छा लगे, और सपोज हर कोई देख सकता है, फॉरेन से भी कोई हमारा प्रोडक्ट मंगा सकता है, इसलिए हम कर रहे हैं। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इसको एक 1963 में इसको बनाया गया था, और ये एक यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया गया है उसका 2002 में। अच्छा, इसका काम क्या है, इंडियाज प्रीमियर बिजनेस इंस्टीट्यूशन फोकसिंग ऑन फॉरेन ट्रेड एंड रिगार्ड एज एन एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटरनेशनल बिजनेस रिसर्च ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसका काम क्या है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो उसमें ये आपको रिसर्च करके बताता है आपको क्या क्या नई चीज़ इसमें करनी चाहिए, ठीक। तो ये इससे रिलेटेड है। अगला आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल अकाउंट में आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कैपिटल अकाउंट पढ़ना होगा। कैपिटल अकाउंट में बता ही देता हूँ क्या इसमें करना है। कैपिटल अकाउंट में दो होते हैं, एक तो होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक में कैपिटल रेवेन्यू होता है, ठीक। कैपिटल रिसीट होता है, ठीक। तो कैपिटल अकाउंट इसी से डिफाइन होता है। सपोज करो कि आपने फॉरेन कंट्री को लोन दिया, ठीक, किसी में आपने लोन दिया, तो ये आपका एक कैपिटल अकाउंट से जा रहा है। आपने किसी दूसरी कंपनी में जाके इन्वेस्ट किया, आपकी कंट्री का, सपोज करो कोई कंपनी है बाहर जाके किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको वहाँ के लिए एफडीआई बोलेंगे। एफडीआई जो होता है कैपिटल अकाउंट का होता है, ठीक। और दूसरा होता है एफपीआई या एफआईआई, ठीक। अब ये क्या होता है, आपने कंपनी में शेयर्स में ठीक ठाक इन्वेस्ट कर दिया, आपको एक परसेंटेज मिल गया उसमें, ठीक। और आपने ये कह दिया कि 10-15 साल तो ये पैसे नहीं निकालने वाला हूँ। एफआईआई या एफपीआई जो होता है ना, वो कभी भी अपने पैसे निकाल लेता है, तो ये वोलेटाइल होता है। तो इन पे इंटरेस्ट तो ज़्यादा मिलता है, ठीक। जो ये आते हैं इन पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन इनके आने से मार्केट इतनी स्टेबलाइज रहती नहीं जितना एफडीआई से रहती है। किसी भी कंपनी में अगर किसी ने एफडीआई किया है, उसकी इन्वेस्टमेंट आई है, तो वो कंपनी कहती है हाँ चलो कुछ साल के लिए तो हम इंश्योर रह सकते हैं कि इनको डिविडेंड पे करना होता है, ठीक। एफडीआई पे आपको, जैसे देखो क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, ठीक, और एक होता है शेयर। जब आप किसी कंपनी में शेयर लेते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है। ये सब इकोनॉमी की टॉपिक है, मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको आती हैं, ठीक। तो जब आप किसी कंपनी के शेयर लेते हो, अब शेयर का मतलब क्या, 100% है, उसमें से आपने 5% का शेयर ले लिया, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 5% आपका शेयर आ जाएगा प्रॉफिट, उसको डिविडेंड कहते हैं। लेकिन जब आप बॉन्ड खरीदते हो किसी कंपनी के, तो उसमें एक इंटरेस्ट मिलती है, ठीक। तो एफ आई आई या एफ पी आई कुछ इंटरेस्ट टाइप का है, और एफ डी आई जो होता है आपका शेयर टाइप का होता है, ठीक। तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो बेसिकली पिछले कुछ सालों में ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो एफडीआई है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कम आ रहा है एफडीआई। अब हम इतने सारे रिफॉर्म कर रहे हैं फिर भी कम क्यों आ रहा है, तो कुछ तो कारण होगा ना। क्योंकि जो चाइना से कंपनीज बाहर जा रही है ना, उन्हें, जैसे वियतनाम हो गया, या फिर और कोई लाइक साउथ एशियन कंट्री ज़्यादा होती हैं, ठीक। जो साउथ एशियन नेशंस है ना, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लेते हैं कि हमारे यहाँ लेबर चीप मिल जाएगा, हमारे यहाँ बहुत, देखो सबसे बड़ी बात होती है, सिंपल वे में आपको समझाऊँ, अच्छा या बुरा कुछ भी, लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ क्लियरेंसेस का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक। हमारे यहाँ कोई बाहर से हो या फिर इंडिया का कोई है इन्वेस्ट कर रहा है, कि सबको क्लियरेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, और जो गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो
कोई आ रहा है इन्वेस्ट करने, पता चला कि वो चाहता है कि 30 दिन में मैं कोई कंपनी बना दूँ, और उसको लग रहे हैं 300 दिन, तो इसी में लग रहे हैं कि 50 तरीके के उसको क्लियरेंसेस करने हैं, लैंड क्लियरेंस चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, और पता नहीं क्या-क्या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, हो ही नहीं पा रहा, तो वो ना एग्ज़ॉस्ट कर जाता है एक टाइम के बाद। वो और वहीं पे दूसरी कंट्री आपको कह रही है हम इंसेंटिव भी दे रहे हैं आपको, चीप लेबर भी दे रहे हैं, और आओ 30 दिन कह रहा हूँ, मैं 15 दिन में क्लियरेंसेस दे रहा हूँ आपको। तो थोड़ा क्या होता है ना, उन कंट्रीज़ में ऑटोक्रेट गवर्नमेंट भी होती है। चाइना में आपको पता होगा कि लोगों का कुछ नहीं चलता, ठीक? चाइना में क्यों अच्छी-अच्छी कंपनी जाना चाहती हैं? रीज़न बड़ा सिंपल है। उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे आपकी फैक्ट्री लगनी है, मतलब कोई भी वहाँ पे ना ही बेसिकली कोई सॉरी, एक मिनट। सॉरी, एक्चुअली ना वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट होने वाला है, ना कोई रोकने आने वाला है, ठीक? तो इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको पता होगा कि चाइना में कैसी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए कंपनीज़ बाहर भागना चाहती हैं, क्योंकि कभी यूएस कहता है हम टैरिफ लगाएँगे। अब टैरिफ किस पे लगाएगा? अगर चाइना पे लगाएगा, वहाँ से कोई प्रोडक्ट कोई बाहर की कंट्री, सपोज़ करो कि इंडिया से कोई गई है कंपनी, कुछ तैयार कर रही है, तो टैरिफ उस पे भी तो लगेगी। तो बाहर मार्केट में वो भी जाके कम्पीट नहीं कर पाएगी। लाइक कोई कंपनी इंडिया के यूएस में चाइना में इन्वेस्ट की है, और उसके जो प्रोडक्ट हैं वो यूएस में बिक रहे हैं। अभी यूएस में बेचे जा रहे हैं। तो यूएस में ने टैरिफ लगा दिया, वहाँ पे उसकी सेल हो नहीं पाएगी, तो कंपनी लॉस्ट बेसिकली लॉस में ही तो जाएगी ना वो। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक? तो इसलिए एफडीआई हमारे यहाँ कम आ रही है। अच्छा, कहाँ-कहाँ पे आ रही है सेक्टर आप पढ़ लेना कि लाइक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आती है, फिर गुजरात, फिर कर्नाटका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर टॉप पे होते हैं जहाँ पे एफडीआई आती है, फिर सर्विस सेक्टर, फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे भी नहीं आ रही, ठीक? टॉप सोर्सेज़ कौन-कौन से? तो सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, ये 3 होते हैं, याद रखना आप। सिंगापुर, मॉरिशस में हो सकता है कि कौन-सा टॉप पे, कौन-सा दूसरे पे, लेकिन अभी तक तो पिछले 3-4 सालों में सिंगापुर ही टॉप पे रहा है, ठीक? तो ये 2-3 होते, इनको आपको पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे दे दिया गया है। प्रीलिम्स में आपको जब एलिमिनेट करने लगोगे ऑप्शंस, तो आपको आसानी होगी, ठीक? अब ये सारा दिया गया, डेटा आप पढ़ लेना, ठीक? कौन मैनेज करता है? तो डीपीआईआईटी नोडल नोडल डिपार्टमेंट होता है एफडीआई पॉलिसी के लिए, ठीक? फॉरेन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये होता है, ठीक? तो एफडीआई परमिटेड ऑटोमेटिक रूट होता है एक, ऑटोमेटिकली, और दूसरा गवर्नमेंट परमिशन। लाइक चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट रूट से अप्रूवल लेना होगा। अब ये दोनों होते कि मैं थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। मैंने बोला कि एक-एक लाइन आपको नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन उसमें अगर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ाना है तो पढ़ाऊँगा। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, लाइक आरबीआई, गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोल रखा है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई को कैसे बोल रखा है, ये बाहर की कंपनी है, सपोज करो एक यूएस की कंपनी है, ठीक? थोड़ा सा ये बड़ा खराब है मेरा लिखने का तरीका, मुझे ये एनिमेशन जैसा कुछ आता नहीं है। तो एक चाइना हो गई, एक यूएस हो गया, ठीक? यहाँ पे आरबीआई बैठी है, गवर्नमेंट ने बोला है आपको ही मैनेज करना है कि कौन आएगा। यूएस लेकर आया यूएस डॉलर यहाँ पे, ठीक? अब कह रहा है हमें यहाँ पे किसी एक कंपनी में लगाना है। सपोज़ करो कि ये आपका कोई पीएनबी एक बैंक होगा, ठीक? कह रहा है इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है। तो आरबीआई कहेगा ठीक है, आप तो अच्छी कंट्री हो, आपके साथ हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लाओ अपना डॉलर, तो $1 बिलियन वो लेके आया, उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके दे दिया, वो लेके आया पीएनबी में इन्वेस्ट कर दिया। अब चाइना आया, चाइना कह रहा है मैं भी डॉलर लेके आया हूँ। वो $1 बिलियन लेके आया, मैं $5 बिलियन लेके आया हूँ। मेरा भी इन्वेस्ट करो। अब इसमें क्या हो रहा है, टोटल जो इसकी एसेट है पीएनबी की, वो कुछ $50 बिलियन की है, ठीक? अब $5 बिलियन तुम इन्वेस्ट करके सीधा 10% शेयर लोगे, तो कल को डिसीजन मेकिंग में भी तो प्रॉब्लम आएगी। और इंडिया चाइना के तो इश्यू चलते ही रहते हैं। तो कल को ये जो बैंक है ना, बैंक थोड़ा-सा आपके साथ अच्छा अलाइन हो जाएगा, और फिर बाद में लोन देने में या किसी चीज़ में आपका इन्फ्लुएंस अच्छा हो जाएगा उसमें। और आपके एनिमी एनिमी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिनके साथ आपका डिस्प्यूट हो ना, अगर उनका आपके घर में या आपकी कंट्री में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, मतलब आप कुछ तो गलत कर रहे हैं, ठीक? इसलिए ये गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक 2 टाइप के रूट अपनाए जाते हैं, ठीक? अब ये बाकी आप देख लो कैसे-कैसे आते हैं, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, यूपीएससी के 2022 की क्वेश्चन में ऐसा कुछ था। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट एफआईआई विद सर्टेन कंडीशन एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी, ये देखो पूरा इन्होंने वही छाप दिया है, जो उसमें पूछा था वही दे दिया। थोड़ा-सा इनमें प्रॉब्लम ये है कि बाद में देते हैं, ठीक? जब क्वेश्चन आ जाता है तो उसके बाद देते हैं। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड एफआईआई विद सर्टेन कंडीशन, उसमें ऐसे ही लिखा था विद सर्टेन कंडीशन, एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट आर इंक्लूडेड इन एफडीआई, ठीक? तो एक होता है जीडीपी, सॉरी जीडीआर, एक होता है एडीआर। इसको मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, नहीं तो फिर बढ़ जाएगा। एक होता है जीडीआर, एक होता है एडीआर, एक होता है आईडीआर, ठीक? क्योंकि मैं इसको ऐसे नहीं बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया ने वहाँ जाके इन्वेस्ट किया तो किसी कंट्री ने आईडीआर इशू कर दिया, थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो के लास्ट में भी मैं बता सकता हूँ, बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा मुझे कहीं लिख के इसको। और इसके आगे बढ़ते हैं, तो एफ डी आई इज लार्जली नॉन डेट, वही सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लेना, ठीक? प्रोहिबिटेड कहाँ पे है? अब कोई कह रहा है कि मान लो जैसे कोई एक इन्वेस्टर निकला, वो कह रहा है कि इंडिया में जाके हमारे यहाँ नहीं हो रहा, हम लॉटरी बिजनेस में इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। अब लॉटरी लॉटरी जो है
वो सोशल हमारे यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से नहीं है। ये क्या होता है ना, जैसे हम एक सिन गुड वाला कॉन्सेप्ट था, अभी पीछे हमने पढ़ा था, तो एक टाइप का सिन माना जाता है। गैम्बलिंग करना, बेटिंग करना, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। फिर चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, तो इन सब चीज़ों में एफडीआई प्रोहिबिटेड है। इसलिए कि ये नहीं कि नहीं चलता है, लेकिन वही है कि एफडीआई प्रोहिबिटेड है। हाँ, इंडिया में कोई चाहे तो कर सकता है, लेकिन उस पे गवर्नमेंट की पूरी पकड़ होगी कि कैसे करना है तुम्हें, ठीक? कितना परसेंट टैक्स देना है आपको, ऑनलाइन पता होगा, ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, उस पे गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चलाओ, 30% टैक्स देते रहो, हमें क्या करना है, ठीक? प्लस में मिनिस्ट्री तो ध्यान दे ही रही है उस पे कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ये हो गया, ठीक। अब एफडीआई और एफपीआई क्या होता है, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, कुछ कुछ नोट करके, इसलिए मैं रख लेता हूँ पहले कि क्या बताना है। एफडीआई क्या होता है, एक होती लिस्टेड कंपनी, ठीक, एक होती नॉन लिस्टेड कंपनी। अब अगर लिस्टेड कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एफडीआई अगर आ रही है, सॉरी, अगर आप लिस्टेड कंपनी में मोर देन 10% इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक, जितना उसमें है उनके शेयर का, तो या अप टू 10%, मतलब 10% और मोर देन 10% इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी हो जाएगी एफडीआई, ठीक। लेकिन अगर आप लेस देन कर रहे हो, तो लिस्टेड कंपनी में ही, लेकिन ठीक, अगर कोई इन्वेस्टर लिस्टेड कंपनी में आके इन्वेस्ट कर रहा है 10% और मोर देन 10%, तो वो होगी एफडीआई। और अगर लेस देन 10% कर रहा है तो उसको कहेंगे एफआईआई, ठीक। ये सिंपल सा एक डिफिनेशन है, याद कर लेना आप। लेकिन अगर वही इन्वेस्टर नॉन लिस्टेड में कर रहा है, 2% भी कर रहा है ना, तो वो एफडीआई ही कहलाएगा, एफआईआई नहीं कहलाएगा। नॉन लिस्टेड में कुछ भी आप इन्वेस्ट करो तो एफडीआई की कैटेगरी में आता है, ठीक। बाकी आप डिफिनेशन वगैरह दी गई है, देख लो कि क्या क्या दिया गया है। वो एफडीआई है, एफपीआई सॉरी, क्या क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फॉर्म फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट करते हो, फैक्ट्री, ऑफिस, इंफ्रास्ट्रक्चर में। एफपीआई में क्या होता है कि फाइनेंशियल एसेट लाइक स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, ये सब में इन्वेस्ट करते हो। तो मैंने आपको एफडीआई और एफपीआई क्या होता है उसका बता दिया। ये पैरामीटर्स डेफिनेशन क्या है, कंट्रोल कौन कौन करता है, तो सीधी सी बात है, कंट्रोल से भी करेगा, ठीक। बाकी बहुत कुछ लिखा है, आप देख लो इसमें क्या पढ़ना है। मैंने आपको एफडीआई बताया था मोर स्टेबल होता है, और एफपीआई एफआईआई हाईली वोलाटाइल होता है, ठीक। सॉरी, इसके बाद अगला आर्टिकल चलते हैं हम। अगला आर्टिकल है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। अच्छा, नीचे कुछ नोट में दिया गया है, आरबीआई क्लासिफाइज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनटू एफडीआई इफ इन्वेस्टमेंट ब्रीचेज द स्टेक ऑफ 10% थ्रेशोल्ड इन एन इंडियन कंपनी, ठीक। ये आरबीआई ने क्लासिफाई किया है कि एफपीआई इन्वेस्टमेंट इनटू एफडीआई अगर किसी में भी 10% का स्टेक थ्रेशोल्ड, वही मैंने बोला कि कोई एफपीआई फॉरेन कंपनी है जो 10% से ऊपर किसी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको एफडीआई कहते हैं, ठीक। वही सारी चीज़ें हैं, उसको याद रखना, आप इसको छोड़ना, जो मैंने बताया था उसी से आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी क्या होता है, तो पहले इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है। अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डॉलर आपने सुना होगा, या डी डॉलराइजेशन सुना होगा आपने। इंडियन मतलब रूपी और रूबल स्वैप क्या होता है, रूपी रूबल स्वैप क्या था, कि हम डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी कम करें। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी का तो मतलब यही हो गया ना कि हम रूपी को इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाएं, जिससे क्या होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। और अच्छा, डॉलर ऐसे क्यों होता है, डॉलर का क्या है ना कि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। आप सपोज करो कि ऑयल खरीदने जा रहे हो उससे, सऊदी अरबिया से बोला आपने कि भैया आप रूपी में ही ले लो, तो वो कह रहा है रूपी में क्यों लेना, क्यों, क्योंकि उसको रूपी पे ट्रस्ट नहीं है। और उसको ट्रस्ट है कि पूरी दुनिया जब डॉलर एक्सेप्ट कर रही है तो मेरे पास कल को डॉलर रहेगा ना, तो इसकी एक वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। रूपी आज हमने पता चला 80 के हिसाब से खरीदा है, कल को 100 हो गई, तो हमारा तो जो एसेट है हमने जो रखा था वो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी जो रियल वैल्यू है वो तो कम हो गई ना। तो ये होता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ एस एन आर आर एंड एस आर बी ए कुछ अकाउंट दिए गए हैं। इससे पहले मैं आपको बेसिकली एन आर आई जो इंडियन है लेकिन वर्किंग फॉरेन कंट्री में, ठीक, उनकी, तो एन आर आई के कुछ अकाउंट होते हैं, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, ठीक, ये होता है, ठीक, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनके कुछ अकाउंट्स होते हैं, एक होता है एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक। तो एफ सी एन आर होता है, तीन तो यही होते हैं, ठीक। अब ये तीनों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, इसको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि एक मिनट, सॉरी, वीडियो के बीच में कोई ना कोई इंटरप्शन हो ही जाती है। हाँ, तो एनआरई अकाउंट क्या होता है, सपोज करो कोई इंडियन है, वर्किंग यूएस में है वो, ठीक। अब क्या है कि उसने जो कमाई की वो इंडिया में कहीं पे बैंक में रखना चाहता है। क्या रीज़न है कि इंटरेस्ट उस पे जो मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक।
तो वो चाहता है कि इंडिया में बाद में उसको इंडिया में ही आना है, तो रिपैट्रिएट करने में एक मनी को बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए वो इंडिया में एक बैंक अकाउंट खोलता है, ठीक? वो इंडियन करेंसी में रहेगी, वो पैसा पहले आरबीआई के पास आएगा, कन्वर्ट होके आईएनआर में वो कन्वर्ट होके रख लेगा अपने बैंक अकाउंट में, ठीक? यहाँ पे इसने जो बैंक अकाउंट खोला, सपोज़ करो वहाँ से कुछ $10,000 कमाए उसने और कुछ $5,000 यहाँ पे भेज दिया, वो करेंसी में कन्वर्ट होके जो भी पैसे बनने थे वो बन गया, ठीक? और दूसरा कोई वर्किंग पर्सन है जो यूएस में है अभी, ठीक? लेकिन वहाँ यहाँ पे उसकी कुछ एसेट है, सपोज़ करो कोई एक रोड साइड पे कुछ मकान है। अब उससे वहाँ यहाँ पे उसको कुछ 50,000 इंटरेस्ट आ रहा है और वहाँ पे जो कमाई कर रहा है ना, वो खर्चे उसके पूरे हो नहीं रहे वहाँ। तो वो क्या सोच रहा है कि काश ये पैसे मेरे पास आ जाते, ठीक? तो एनआरओ अकाउंट ओपन करता था वो, ठीक? वहाँ से क्या होगा कि ये पैसे आरबीआई के पास जाएँगे, आईएनआर से कन्वर्ट होके डॉलर में उसके अकाउंट में जाएगा, बस इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक? ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर में कमा रहे हो और रिपैट्रिएट हो गया आपके पास वो अमाउंट, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इससे तो जो फॉरेक्स रिज़र्व है, वो डिप्लीट होता चला जाएगा ना ऐसे, क्योंकि ऐसे एफडीआई में भी होता है, एफडीआई का रूल क्यों है? एफपीआई जो होता है, एफआईआई जो होता है, उसमें कम अमाउंट में लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एफडीआई में 10-10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट होता है। अब आपको किसी को लगा कि यहाँ की मार्केट नीचे गिर रही है इंडिया की मार्केट, तो कह रहा नहीं, 10 बिलियन डॉलर मुझे वापस दे दो। इसी को कहते हैं करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो जो करंट अकाउंट है वो इंडिया में फुल्ली कन्वर्टिबल है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है वो ऑप्शनली कन्वर्टिबल है, ठीक? इसीलिए मेरा वीडियो बढ़ जाता है। तो पर कोई नहीं, देख लेना, वीडियो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, नॉलेज तो हो जाएगी सारी चीज़ों की। तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है कि जो करंट के लिए लाइक आप किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने जा रहे हो हेल्थ से रिलेटेड, तो वो उसमें गवर्नमेंट पूछती नहीं है। आप पैसे डालो, कन्वर्ट होके वो आपको उसी सेम जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट होके आपको मिल जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक? कैपिटल में क्या होता है कि कोई एफडीआई किया, आप सारे तो आप वापस नहीं ले जा सकते हो। पता चला आपने इंडिया में $100 बिलियन किसी ने इन्वेस्ट किया, उसको लग रहा है मार्केट सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, सारा उठा ले जाते हैं। तो इस पे लिमिटेशंस होती है, इसलिए ऑप्शनली होता है। एफपीआई या एफआईआई में होता है कि आप ले जा सकते हो, लेकिन उसपे भी गवर्नमेंट ने लिमिटेशन लगा के रखी है। लेकिन उनका होता है क्या, $1 बिलियन इन्वेस्ट किया, वो 500 तो ले ही जा सकते हैं, $500 मिलियन। तो ये इसलिए इसको कहते हैं वोलेटाइल होता है, वो कब निकालें किसी कंट्री से या किसी कंपनी से अपना पैसा, ये दिक्कत करती है। तो एक एनआरई अकाउंट मैंने आपको बता दिया कि कोई बाहर रह रहा है और इंडिया में अकाउंट ओपन करे, क्योंकि वो जो पैसा कमा रहा है वो इंडिया में रखना चाहता है इंटरेस्ट फ्री करके। और दूसरा कोई बाहर रह रहा है दूसरी कंट्री में, लेकिन जो इसकी इंडिया में एसेट है उससे जो पैसे आ रहे हैं या बेच के पैसे आ रहे हैं, उसको फॉरेन कंट्री में लेना चाहता है, क्योंकि वो वहीं पे रह रहा है, उसको वहाँ पे ज़रूरतें अपनी पूरी करनी है। तीसरा होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट होता है, ठीक? इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक मिनट, कोई बाहर रह रहा है। अब एफसीएनआर में क्या होता है, दो मैंने आपको बताया। एनआरई में क्या होता है, वो अपने पैसे आईएनआर में रख रहा है, ठीक? एनआरई अकाउंट में, ठीक? और एनआरओ में इंडिया से वही पैसे वापस ले जा रहा है अगर कोई एसेट है इंडिया में। लेकिन एफसीएनआर में क्या होता है कि आप इंडिया में रखना तो चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि इस टाइम पे रूपी डेप्रिसिएट कर रही है, कुछ 84-85 रुपए के पास हो गई, ठीक? अब उसको डर है कि आज मैंने आईएनआर में कन्वर्ट करके रख दिया, कल को मुझे फिर ज़रूरत पड़ी तो क्या करूँगा? तो वो कहता है कि अगर मैंने डॉलर कमाया है यूएस में रह के, तो मैं अपने यहाँ जो अकाउंट ओपन कर रहा हूँ उसको कहेंगे एफसीएनआर। बस गवर्नमेंट की या आरबीआई की पॉलिसी क्या होती है कि एक बार आपने यहाँ पे रखा तो 3-4 साल के लिए तो फिक्स रहेगा। ये नहीं कि आज आपने दिया और कल ले लिया। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं डॉलर में ही रखना चाहता हूँ। जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, उस पे जो भी टैक्स होगा, ठीक है, लेकिन मैं डॉलर में ही रखना चाहता हूँ वहाँ पे। ताकि बाद में जब मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़े, तो मैं डॉलर में ही उसको वापस ले आ पाऊँ। नहीं तो पता चला आज के 80 के हिसाब से उसने $100 कन्वर्ट करा है कुछ 8,000 में। आज के 3 साल बाद वो पैसे वही वापस लेता है, कुछ ₹100 के आस-पास, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कुछ 100 के आस-पास जिस हिसाब से रूपी डेप्रिसिएट हो रहा है, वो कभी न कभी 100 के अमाउंट को टच ही कर जाएगा, ठीक? तो अब उसको 800 अभी उसने 80 में कितना लिया था? 100 थे उसके पास, उसने $100 कन्वर्ट करा, कुछ 8,000 बने थे। अब ये 8,000 के कितने बनेंगे, $80, तो $20 का नुकसान हो गया ना उसको। तो इसलिए वो कहता है कि एफसीएनआर अकाउंट में रखेंगे, भले कुछ इसमें लिमिटेशंस हैं कि मुझे कुछ ईयर के लिए लाइक डिपॉज़िट करना होगा, फिक्स्ड डिपॉज़िट टाइप का। इसके बाद एक अकाउंट और होता है, ठीक? फॉरेन रेज़िडेंट के अकाउंट कुछ करके है, मुझे नाम नहीं याद है उसका, मैं आपको बता दूँगा बाद में या कमेंट में बता दूँगा। तो उसमें क्या होता है ना कि सपोज़ करो आप कनाडा में थे, ठीक? अब आप कमा के कह रहे हो कि परमानेंटली मैं इंडिया में सेटल होना चाहता हूँ, इंडिया में सेटल हो गए। लेकिन जो यहाँ पे आपने कैनेडियन डॉलर कमाया था, वो कहते हैं इंडिया में आया तो हूँ मैं, और लेकिन उसको मैं इसी अकाउंट में रखना चाहता हूँ, लाइक वो कैनेडियन डॉलर में ही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मैं इंडिया में आ गया तो अब आईएनआर में आप उसको बैंक में रखो, नहीं, उसको मुझे कैनेडियन डॉलर में ही रखना है। तो इसके कुछ ऐसी कोई रीज़न होता नहीं है, हो सकता है वो ये कहना चाहे कि नहीं बाद में मैं
वापस जाना चाहती हूँ या उस पे इंटरेस्ट चाहता है, क्या चाहता है, उसकी अलग बातें हैं। लेकिन वो कहता है कि मैं फ़ॉरेन से कमा के आया हूँ, भले मैं इंडिया में परमानेंट सेटल हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे जो मैं वहाँ से कमाई किया हूँ वो आईएनआर में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, उसी डॉलर में रखना है, मतलब सेम करेंसी में रखना है जिसमें मैंने कमाया था। तो ये होता है। उसके बाद आपका आता है ये स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट। तो कोई फॉरेन कंपनी हो गई, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो इंडिया में आके वो बैंक में आईएनआर में अकाउंट खोलेगी, जिससे वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। ठीक, ये सिंपल सा स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट होता है। ठीक, किसी नॉन रेजिडेंट या कंपनी के लिए जो एक रूपी का अकाउंट इंडिया में खोला जाता है, किस पर्पज से, इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अब आप पीछे वाले के साथ इसको मतलब डिस्प्यूट मत क्रिएट करना कि एनआरई अकाउंट, उसमें वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं डाल रहा था। वो कह रहा था एनआरई में, बोला कि जो भी मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, हो सकता है उसमें टैक्स फ्री ना हो। एनआरओ में उसने कहा कि जो यहाँ पे असेट है उससे जो प्रॉफिट आ रहा है मुझे, वो मुझे जहाँ पे रह रहा हूँ, यूएस में रह रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे चाहिए वो। तीसरा एफसीएनआर में उसने बोला कि उसी सेम करेंसी में बैंक अकाउंट में ही रखो, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात आ रही है। ठीक, और दूसरा जो आ रहा है आपका, एक वॉस्टर अकाउंट होता है, एक नॉस्टर अकाउंट होता है। ठीक, अब दोनों सेम होते हैं। क्या है ना कि एक दूसरे के लिए, लाइक कोई कंपनी, देखो मैंने इसको पहले बता देता हूँ, फिर आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने का। वॉस्टर अकाउंट होता है कि सपोज करो हम रशिया से तेल ले रहे हैं। ठीक, अब वहाँ का बैंक इंडिया में कुछ खरीदना चाहता है। ठीक, रसिया कुछ इंडिया में खरीदना चाहता है, तो किस में खरीदेगा, आईएनआर में। तो वहाँ का बैंक क्या करता है, हमारे यहाँ आके हमारे किसी बैंक के साथ, लाइक रसिया छोड़ो, सिटी बैंक मान लो, चाइना अमेरिका का सिटी बैंक क्या कहता है, हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो इंडिया में आके एसबीआई के साथ हम एक अकाउंट खोलते हैं जो हमारी करेंसी, लाइक आईएनआर में होगा, इंडियन करेंसी में होगा। याद रखना, जिस देश में बैंक खुलेगा उसी करेंसी में रहेगा। ठीक, तो यूएस का सिटी बैंक इंडिया में आके ओपन करता है एक बैंक अकाउंट आईएनआर में, तो उसको कहेंगे वॉस्ट्रो। ठीक, लेकिन जब हमारा बैंक उनके यहाँ जाके उनकी करेंसी में एक अकाउंट ओपन करता है इन्वेस्टमेंट या और पर्पजेस के लिए, तो उसको कहते हैं नॉस्ट्रो। ठीक, तो इसको मैंने कैसे याद रखा था, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो। जब वो आके हमारे यहाँ बैंक खोलें, वो आएंगे हमारे यहाँ खोलने, तो उसको वॉस्ट्रो कहेंगे। लाइक सिटी बैंक आ रहा है ना इंडिया खोलने, और जब हम यानी नेशन जाके उनके यहाँ बैंक खोलेगा, तो उसको नॉस्ट्रो कहेंगे। ऐसे मैंने याद किया था, आप चाहो तो याद कर सकते हो। बाकी इसके क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, ये आप सब देख लेना। और बाकी एनआरई एनआरओ एफसीएनआर तीनों अकाउंट मैंने आपको बता दिया। अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी भी आपको बता दी क्या होता है। बस इसकी दो तीन चीज़ें हैं कि आप इंटरनेशनलाइज करोगे तो इंटरनेशनल मार्केट में वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए वो करेंसी। पता चला कोई कंट्री चाह रही कि इंडियन करेंसी में कुछ इंडिया से खरीदना चाहे, अब ये कैसे करेंसी मजबूत कैसे होती है पता है, सबसे बड़ी बात होती है मैन्युफैक्चरिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये कैसे, आपके यहाँ सारे सामान मिल रहे हैं, सपोज करो किसी को कोई कंपनी ओपन करने के लिए कुछ 10 प्रोडक्ट चाहिए और 8 तो आपके यहाँ ही मिल रहा है, तो वो क्या चाहेगी कि आठों ये सारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मैं इन्हीं के यहाँ से खरीद लेता हूँ। अब जब आप ये लगाओगे उस पे ना कि अगर हमारे यहाँ से खरीदना है तो हमारी ही करेंसी में खरीदो, तब उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तब इसी से तो आपकी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन होगा। अब उसके लिए ज़रूरी हो गया कि नहीं, खरीदना ही खरीदना है, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। बाकी चीज़ें क्राइटेरिया वगैरह क्या क्या है ये सब आप पढ़ लेना। एक ट्रिफिन डायलेमा का क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रिफर्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइजेज व्हेन अ कंट्री नीड टू सप्लाई एनफ ऑफ इट्स करेंसी टू मीट ग्लोबल डिमांड व्हाइल आल्सो मेंटेनिंग इट्स डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी। वही चीज़ मैंने आपको कहा कि आपको अपनी डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी भी मेंटेन करके रखनी। अब ये सोच रहे होगे कैसे हो रहा है, तो आपको पता है कि बार बार आरबीआई कहता है कि ज़्यादा लिक्विडिटी ले आऊँगा मार्केट में तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन इसका तो इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए इसका सिंपल सा डिमांड ही यही है ना कि आपको मार्केट में करेंसी डालनी है, किसी को भी चाहिए, जब चाहिए तब मिल जाए, तभी तो इंटरनेशनलाइजेशन होगा। डॉलर का तो यही है ना, पैसे आपके पास होने चाहिए। लाइक कुछ ऐसे है कि आपके पास किसी दुकान पे आप गए, सामान तो उसके पास है लेकिन वो डिमांड कर रहा है पैसे आपके पास होने चाहिए। अगर आप 10 नहीं, आप उसके पास जाके बोले नहीं 20 आइटम ऐसे चाहिए थे, वो कह रहा 50 दे दूंगा, पैसे लेके आओ। तो डॉलर का यही सिस्टम है, मार्केट में डॉलर बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से आपकी करेंसी का रेट है उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा डॉलर खरीदने के लिए। तो वही कह रहा है कि मार्केट में रुपी खूब सारी होनी चाहिए, जिससे जिसको भी चाहिए वो खरीद सके। लेकिन रुपी ज़्यादा होने पे एक तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपके यहाँ इन्फ्लेशन आ जाएगा। आपको सिंपल सा पता है कि लिक्विडिटी ज़्यादा होने पे इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, फिर परचेजिंग करने लगते हैं। तो ये इसको कहते हैं ट्रिपल डायलेमा। ठीक, इसके बाद आप देख लेना रूपी इंटरनेशनलाइजेशन का कि फ़ायदे क्या होते हैं। तो रिड्यूस करेगी वल्नरेबिलिटी को, जो डॉलर डिपेंडेंसी है हमारी उसको, एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स को, लाइक फॉरेक्स रिजर्व के थोड़ा कम भी होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है रिड्यूस करेगा डॉलर डिमांड को, वही चीज़ लोअर करेगा बिजनेस कॉस्ट को, जो बिजनेस एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, हमें बाहर से चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, डॉलर में खरीदनी पड़ रही, वही चीज़ यहाँ पे 80 रुपये में अगर हम करेंसी में पे करते तो मिल जाता, लेकिन डॉलर में 84-85 रुपये में मिला। तो ये सारी चीज़ें लोअर करेगा रिजर्व नीड को, फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा हमें ऐसा नहीं कि एक्यूमुलेट करके रखना पड़े हमेशा के लिए।
ये सारी चीज़ें होती, कौन-कौन से स्टेप किए जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये कह रहा है कि फुल्ली कर दो। मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले कि फुल्ली नहीं कर सकते हम, प्रॉब्लम आ जाएगी। बाकी अदर क्या है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई। यूपीआई मैंने थोड़ी देर पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, यूपीआई कैसे अलग-अलग कंट्रीज़ के साथ हम उसको लिंक कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई, इसके थ्रू हो जाएगा। दूसरा बायलैटरल करेंसी स्वैप हो रहा है जो, ठीक। अगला है कि डिज़ाइन फॉरेन करेंसी लाइक श्रीलंका, आईएनआर, श्रीलंका में आईएनआर को एक डिज़ाइन फॉरेन करेंसी मानी गई है, ठीक। बाकी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, जैसे देखो हम बोरोइंग तो कर रहे हैं ना। अब आपको पता है कि कुछ 32 लाख 50 लाख का हमारा इस बार का बजट है, जिसमें से 32 लाख 34 लाख हम रेवेन्यू कमा रहे हैं, 16 लाख। अगर कुछ ऐसा हो कि जो 16 लाख है, ये सारा बोरोइंग हम ऐसे करें कि डॉलर में ना करके इंडियन करेंसी में करें, मसाला बॉन्ड इशू करके, और उसकी इतनी वैल्यू हो जाए, रिस्पेक्ट इतनी हो जाए कि हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। टेंशन ही खत्म हो जाएगी फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा हमें करने की, क्योंकि अब हमें रुपये में ही चाहिए ना। हर कोई कह रहा है कि चलो रुपये में हम इन्वेस्ट करते हैं। अब रुपये में कैसे इन्वेस्ट करेगा? रुपये में तभी इन्वेस्ट कर सकता है ना जब उसको सपोज़ करो कि उसको 1 लाख रुपए खर्चा करना है, अब उसके पास तो डॉलर पड़े हैं। आप कह रहे हो कि इन्वेस्ट करो रुपये में, तो डॉलर बेच के रुपये खरीदेगा। मतलब आपकी जो करेंसी हो रही है, धीरे-धीरे हार्ड करेंसी की डायरेक्शन में मूव करती जा रही है। आपकी ट्रस्ट करेंसी पे ट्रस्ट लोगों का बढ़ता जा रहा है, तो ये होता है, ठीक। मसाला बॉन्ड सिंपल सा सिस्टम यही है कि मसाला बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो इंडियन करेंसी में इंडियन गवर्नमेंट इंडियन करेंसी में इशू करती है। इसको अगर किसी को जो जो भी बॉन्ड्स इशू कर रही है इंडियन गवर्नमेंट बोरोइंग के लिए, उसको आपको इंडियन करेंसी में ही पेमेंट करना होगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, कहते हैं कि हम इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देंगे, तो जिसको इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए वो कहता है ठीक है चलो डॉलर को कन्वर्ट कराओ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। ज़िम्बाब्वे ने एक गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च की जिसको जिग कहते हैं। ये करंट की न्यूज़ है, इसको आप देख लेना, ठीक। गोल्ड बैक करेंसी क्या होती है? सिंपल सा कि आपको उतना गोल्ड रखना होगा जितने भी आप करेंसी जितनी छाप रहे हैं। पहले गोल्ड बैक्ड होता था, फिर पाउंड बैक्ड हो गया, बाद में क्या हो गया कि मार्केट बेस्ड हो गया, फ्लोटिंग करेंसी होने लगी कि जिसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा, लाइक इस टाइम पे डॉलर की वैल्यू अच्छी है, तो आपको डॉलर अपने उसमें फॉरेक्स रिजर्व में रखना ही होगा, तभी आप किसी करेंसी को, इंडिया के लिए तो ठीक है, कुछ आपके पास 200 करोड़ रुपए होने चाहिए आपके आरबीआई के पास, उसके बाद कितनी भी करेंसी छापो, लेकिन बाहर तो उसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आपके पास डॉलर ज़्यादा होगा। तो ये होता है, ठीक। और फिएट करेंसी क्या होती है? फिएट करेंसी तो सिंपल सा है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती कोई, लाइक रुपये की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं है ना। लेकिन आपको पता होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री मेडिएवल में आप पढ़ते हो कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, अब कॉइन के दाम भले भी 1 रुपया है, सपोज़ करो कि कोई आपको आज के टाइम पे मिल जाए, एक गोल्ड कॉइन जिस पे लिखा हो 1 रुपया, दुकानदार के पास जाओगे तो क्या करोगे आप? वो क्या बोलेगा कि 1 रुपया देता हूँ। अगर आपने 1 रुपये ले लिए तो आप तो बहुत बुद्धिमान हो, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने उस पे थोड़ी-सी और मूर्खता वाला काम किया और उसको बोला कि गोल्ड है, तो हो सकता है ज़्यादा पैसे पा जाएँ आप। ठीक, तो देख लो आप कैसे करना है। बाकी इसके आगे अगला आर्टिकल चलते हैं। इसमें थोड़ा-सा बड़ा होता जा रहा है। अब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से मैं सब कुछ एक साथ पढ़ा देता हूँ, नीचे घुमाता चला जाऊँगा। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इससे 3 चीज़ें निकल के आई थी, ठीक? जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, उसी टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस हुई। इससे 3 चीज़ें निकल के आई। एक तो ये हुआ कि एक डब्ल्यूटीओ जैसी कोई बॉडी बनाती थी, इसको पहले GATT कहते थे, ठीक? कैट कहते थे। डब्ल्यूटीओ बाद में आया कॉन्सेप्ट में। एक बनाते हैं हम वर्ल्ड बैंक जैसा कुछ, एक बनाते हैं IMF जैसा कुछ, और उसी टाइम पे वर्ल्ड बैंक के साथ एक IBRD जुड़ा था, ठीक? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक? ऐसे कुछ इसका नाम है। इससे रिलेटेड 4 ऐसी नई बॉडीज़ थी जो कॉन्सेप्ट में आई थी उस टाइम पे, ठीक? इन्हें बनाया गया। अब इसमें सबसे पहले एक-एक करके डिस्कस करते हैं। थोड़ा बाकी मैंने फिक्स्ड रेट एक्सचेंज रेज़ीम क्या होती है, इसको मैंने आपको बता ही दिया था कि गोल्ड या डॉलर से आपने फिक्स कर दिया, बाद में फ्लोटिंग आ गया। आपको मार्केट बेस किसी, अब जैसे देखो ऐसा कुछ पहले हमने फिक्स कर लिया होता यूएस के साथ कि आपके डॉलर के 1 डॉलर की इक्वल टू हमारी करेंसी आज के 50 साल भी ₹50 ही रहेगी। तो बाद में किसी न किसी को तो नुकसान होता है, ये उतना चल नहीं पाता है, ठीक? लेकिन फ्लोटिंग में है, तो देखो रुपये का दाम बढ़ता जा रहा है, आसमान छूती जा रही है रुपये। तो ये चीज़ें हैं, ठीक? तो इसके बाद अब ये 3-4 चीज़ें जो निकल के आई थी, उनको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इन्हें खुद पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ। आईएमएफ क्या है, ठीक? आईएमएफ 1944 में जब कॉन्सेप्ट में आया, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका सिंपल सा काम क्या है कि किसी देश के मॉनेटरी को ये हेल्प करेगी। मॉनेटरी क्या होता है? इंडिया ने 1990-92 में जब इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व कम हो गए थे, या अभी रिसेंट का आप ले लो कि उम, पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, या फिर श्रीलंका को आप ले लो फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, तो ये एक इनके पास सिंपल सा फंडा है कि यूज़ करते हैं कि एक्सटेंडेड एग्रीमेंट कुछ करते हैं, ठीक? इनका क्या होता है इसमें कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एक इनका अरेंजमेंट है, इसके थ्रू आपको पैसे देते हैं। उसमें बहुत सारे ये लिमिटेशंस लगा के रखते हैं कि आपको अपनी लाइक इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ेगी ताकि आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर पाओ।
एक्सपोर्ट पे आपको एक्साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे आप इकट्ठा कर सको, एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं हो रहा है आपका यहाँ पे। लेकिन किसी तरीके से करके आपका डॉलर को लाइक आपके फॉरेक्स रिज़र्व को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ऐसा इनका कोई रोल नहीं होता है कि किसी कंट्री को हमें डुबाना है, ठीक? तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंदर लाइक अभी रिसेंट में इजिप्ट की बात चल रही है, तो इसके अंदर आपको ये डॉलर देते हैं, ठीक? डॉलर या फॉरेक्स रिज़र्व आपका फुलफ़िल करते हैं कुछ हाँ, बेसिकली डॉलर ही आजकल चल रहा है। बाकी तो एक होता है अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊँगा उसको क्या कहते हैं। उसमें 5 करेंसीज़ आती हैं, ठीक? ये आईएमएफ का ही होता है, ठीक? तो आपको डॉलर देते हैं, कुछ 4-5 बिलियन डॉलर उन्होंने दे दिया आपको, धीरे-धीरे करके आपको उन्हें वापस करना है, तो इसके थ्रू आप अपने इम्पोर्ट को मैनेज कर सकते हो, साथ में अपनी फॉरेक्स रिज़र्व को बढ़ा सकते हो। इंडिया ने बढ़ाया, आज देखो 650 है 2 से। ठीक? तो ये सारी चीज़ें इनका सिंपल सा काम ये होता है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स इनकी आती हैं, ग्रोथ वगैरह पे अपनी प्रेडिक्शंस देते हैं, आप कैसे आप मैनेज कर सकते हो। कुछ देखो, जैसे हर चीज़ होती है ना, रिसर्च एजुकेशन वाला सिस्टम इनका है कि आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम होता है। अब इसमें आईएमएफ की लेंडिंग कैसी-कैसी होती है, देखो सारी जितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो इसमें एलिजिबल हैं, हर कोई ले सकता है, ठीक? लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जनरल रिसोर्स अकाउंट होता है, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट के इन्होंने बना रखा है। रेज़िलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, अब इसको सबको क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। एक बार आप देख लेना, आपको इतना भी याद रहेगा, जनरल रिसोर्स अकाउंट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। पॉवर्टी रिडक्शन करने के लिए, किसी कंट्री में ग्रोथ करने के लिए एक ट्रस्ट बना रखा है इन्होंने, बस इतना आपको समझना है, ठीक? तो गोल्ड ट्रांस क्या होता है, या इसको रिजर्व ट्रांस कहते हैं, ये आया हुआ था 2020-21 के आसपास, ठीक? इसको कहते हैं क्रेडिट सिस्टम गारंटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर। इसमें क्या होता है कि कुछ अभी हाँ, मिल जाएगा आपको आगे अगर होगा तो। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स हैं, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक आउटलुक कैसे दिख रहा है, आगे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इकोनॉमी गिरेगी या उठेगी। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्लोबली कैसी स्टेबल है या नहीं है। बाकी थोड़ा-सा आईएमएफ के बारे में आप पढ़ लो, 1944 में बना था। बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को जो इंडिया में हुई थी, ऐसे मैनेज करता है, इंडिया एक मेंबर है इसका। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ आईएमएफ कौन-सी होती है, ठीक? एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 मेंबर होते हैं, डे टू डे वर्क होता है। इसके बाद एक होती इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, यही ये सारी चीज़ें देखती है, रिप्रेजेंट इसमें मेंबर्स जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्रीज़ को, और डायरेक्ट आईएमएफ नहीं, यही जो कमेटी है ना, इसी में आप अपनी रिपोर्ट को रखते हो कि हमें पैसे चाहिए, तो आईएमएफ इसके बाद डील करता है कि हाँ, इन्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं, थोड़ा-सा और तेज़ी से बढ़ाते हैं इसको। आगे वर्ल्ड बैंक भी उसी टाइम पे आया था। वर्ल्ड बैंक का क्या काम होता है? तो वर्ल्ड बैंक के काम होते हैं कि पॉवर्टी रिडक्शन करना, ठीक? किसी कंट्री में पॉवर्टी हो रही है, उसको रिडक्शन करना, किसी जो बेसिकली जो चाइल्ड स्टंटिंग होती है, ठीक? लाइक उनका ऐज के हिसाब से वेट नहीं बढ़ रहा है या हाइट नहीं बढ़ रही, इन सारी चीज़ों को वो देखते हैं कि कुल मिला के गरीबी मिटाओ उन्मूलन टाइप का इनका काम होता है, ठीक? वर्ल्ड बैंक का। दुनिया के लिए बैंक है, ये ऐसा नहीं है, आईएमएफ का काम होता है कि फंडिंग करना। वर्ल्ड बैंक एक बैंक है जो आपके लिए काम करता है, इसके 5 शाखाएँ होती हैं, ठीक? देयर आर 5 ब्रांचेज़ ऑफ इट। एक तो आईबीआरडी हो गया, ठीक? पाँचों दी होंगी नीचे, आईबीआरडी, आईएफसी और एक आईडीए, एक एमआईजीए, एक और कुछ करके आईसीएस कुछ करके, ठीक? ऐसे करके मैं एक-एक करके आपको बता देता हूँ। आईबीआरडी का काम क्या होता है कि कहीं पे वॉर हुआ है, लाइक गाज़ा में वॉर हुआ है। अब वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई तो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट करने का काम आईबीआरडी का है। आईएफसी क्या होती है? एक इनकी समझ लो कि प्राइवेट एक ब्रांच है जो फंडिंग करती है। सपोज़ करो किसी कंट्री में किसी बिज़नेस के लिए फंडिंग करेगी। बस क्या होता है ना, कि जैसे आप और हम करते हैं किसी कंपनी को फंडिंग, कोई बैंक दे रहा है तो लोन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगाता है, ये इंटरेस्ट कम लगाते हैं। तो इसको प्राइवेट आर्म कुछ करके कहते हैं इसको, ठीक? आईएफसी को। और जो आईडीए होता है, इसका सिंपल सा काम क्या होता है कि किसी कंट्री की गवर्नमेंट को ये क्या करते हैं कि बहुत कम अमाउंट, बेसिकली 30-40 साल के लिए लोन दे दिया, कुछ 0.1 इंटरेस्ट रेट पे, ठीक? कहते हैं 10 साल तक आप कुछ भी ना पेमेंट करो, उसके बाद पेमेंट करो। तो ये ना कुछ बहुत, जैसे अगर आप लोग में देखो ना कि कोई पर्सन तो बहुत अच्छा पर्सन है कि चलो ठीक है भाई, 10 साल तक ये हमसे पैसे नहीं ले रहा, फिर बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे ले रहा है। जैसे जापान हमारे लिए आज बना हुआ है कि हम कौन-सी चला रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन वाला सिस्टम, 1 लाख करोड़ 2018 में उसने कहा कि हम देंगे। कुछ 0.001% ऐसे करके कुछ था, उस टाइम पे मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। लेकिन 1% से कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहा था। ठीक? और लॉन्ग टर्म वो इन्वेस्टमेंट थी और धीरे-धीरे करके हमें चुकाना था, तो ये इसका काम, आईडीए का काम सिंपल ये होता है। आईएफसी का काम प्राइवेट आर्म है, तो ये कॉमर्शियल बिज़नेस को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे देती है। और एमआईजीए का सिंपल सा काम होता है कि किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। अब किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट प्रमोट कैसे होगा? तो मैंने आपको एक पढ़ाया था,
क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप पढ़ाया था मैंने आपको ना, कि बोरोवर ने लेंडर को पैसे दिए लेकिन अभी उसको टेंशन है कि पैसे वापस होंगे कि नहीं। तो उसने क्या किया कि एक प्रीमियम के थ्रू एक वो ले लिया था, इंश्योरेंस ले लिया था कि कुछ पैसे तो आप, अगर ये फेल हो जाता तो कुछ पैसे तो आप लौटा ही दोगे। वैसे ही MIGA का सिंपल सा काम यही है कि उसमें किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है बाय प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस टू द इन्वेस्टर कंट्री और इन्वेस्टर्स। ठीक, सिंपल सा काम इसका ये होता है। अब एक होती है ICSID कुछ करके है, अभी नीचे होगा तो मैं दिखाता हूँ। ये है, हाँ, ICSID, हाँ, ICSID इसका काम क्या होता है, इंडिया, पहले तो याद रखना, आपको बहुत याद रखना ज़रूरी है कि इंडिया ऊपर वाले चारों का मेंबर है, इन चारों का मेंबर है, ठीक, 1 मिनट, इन चारों का मेंबर है, लेकिन इसका मेंबर नहीं है क्योंकि इसमें वॉलंटरीली आप जुड़ तो सकते हो इससे, ठीक, लेकिन अगर आप इससे निकलना चाहो, तो खुद से अपने मन से नहीं निकल सकते कि वॉलंटरी है कि आप निकल जाओ, नहीं, आपको प्रॉपर एक डिसीजन मेकिंग बॉडी के थ्रू, वोटिंग वगैरह जो भी हो उसके थ्रू ही आप निकल सकते हो। और इसका क्या काम है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड डिस्प्यूट डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, वो सुलझाने का, तो इंडिया ने कहा नहीं, इसमें तो हम नहीं आएँगे क्योंकि अपने सारे ट्रेड डिस्प्यूट वगैरह जो भी होंगे हम खुद से सुलझाएँगे, हम किसी के अधीन रह के काम नहीं करते हैं, ठीक। बाकी कुछ की रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिसीव फॉर लाइवेबल प्लैनेट, अचीविंग नेट ज़ीरो इमिशन इन द एग्री-फूड सिस्टम रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रिपोर्ट आप देख लेना। इसके बाद एक WTO, हाँ, 1944 में GATT बना था गैट करके, ठीक। हाँ, ये इनके बारे में कुछ-कुछ लिखा है, यहाँ से भी चाहो आप देख सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको बता दिया ईज़ी है, आसानी से याद कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है, ईयर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद WTO पे आते हैं, तो WTO का क्या है, उससे पहले एक गैट था, इसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक। ये ट्रेड वाला सेक्टर से डील करता है, ठीक। अब इसमें क्या है, इंडिया तो एक मेंबर है ये WTO का, ठीक। अभी गेट के बारे में बताता हूँ मैं आपको, गेट 1944 में बना था, लेकिन बेसिकली सारी चीज़ें आपको WTO के बारे में आती है। 1995 में WTO कॉन्सेप्ट में आया था, ठीक, उसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो इसके कई काम होते हैं, सपोज करो जैसे मैंने आपको बताया टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। तो टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर बेसिकली ट्रेड में फेयर होना चाहिए। लाइक आप कुछ किसी कंट्री में बेच रहे हो ना, तो ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि कोई कंट्री बहुत कम मार्केट प्राइस से, बहुत कम रेट पे, जैसे एक फेयर प्राइस चल रहा है ₹5 और ₹2 में आपके यहाँ कोई सामान डंप करना चाहती है, तो आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ। तो ये फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड को प्रमोट करने का काम WTO का होता है, ठीक। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ तो ये है। अब इसके अंदर बहुत कुछ आता है। एक तो हो गया आपका ट्रेड हो गया, दूसरा हो गया ये आपके जो ट्रिप्स के अंदर क्या आता है? हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह को प्रमोट करना। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या हो गया? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये होता है कि आपने कुछ ऐसा बनाया, इनोवेटिव कुछ बनाया, सपोज़ करो कि अ, बल्ब बनाया आपने, ठीक? अब कोई दूसरी कंट्री सेम बल्ब कॉपी करके बना लेती है और फिर उसको अपने नाम से बेचती है कि नहीं, तो ये क्या करेंगे, जैसे यूट्यूब पे कॉपीराइट क्लेम आता है वैसे यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ जाए, क्योंकि इनकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं रहा, आपने कॉपी करके, अब बल्ब तो सेम ही है ना, कंपनी का क्या मतलब, बल्ब तो सेम ही है, बिल्कुल कॉपी करके बनाया गया है, तो आपका ही बल्ब बिकेगा। हो सकता है इनकी मार्केट एक्सेस इतनी अच्छी ना हो, तो ये फेल कर जाएँगे, आप पास कर जाएँगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, उसमें ब्रांड वैल्यू होती है। इंडिया में जैसे GI टैग होता है, तो ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, ठीक? ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा-थोड़ा इन सब चीज़ों को आप भी पढ़ा करो, मैं आप अभी बैकग्राउंड आपको पता होता ना, तो बहुत ईज़िली आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हो, और मुझे पता है कि आपको पता होगा क्योंकि बिना स्टैटिक क्वेश्चन पढ़े कोई करंट पढ़ने नहीं आता, ठीक? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी-जल्दी चीज़ें रिवाइज़ भी हो सकें आपकी। और इसके बाद आता है WTO से क्या-क्या रिलेटेड है, तो वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में 5 टॉप एक्सपोर्टर्स कौन-कौन से हैं, तो यूरोपियन यूनियन है, फिर यूएस है, ब्राज़ील, चाइना, कनाडा, ये आप देख लेना क्या होता है। ईट फॉर ट्रेड एंड इनिशिएटिव किस लिए लाया गया है, तो इसका क्या एम है, सपोर्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज़ इन इंटीग्रेटिंग इनटू ग्लोबल ट्रेड। डेवलपिंग इकोनॉमी जो है ना, उनको सपोर्ट करो ताकि ग्लोबल ट्रेड में किसी तरीके से आ सके, ठीक? तो ये सारी चीज़ें, एंटी डंपिंग ड्यूटी मैंने आपको बताया कि कम प्राइस पे कोई आपके मार्केट में कोई सामान डंप कर रहा है, लाइक चाइना मोबाइल फ़ोन्स को आपके यहाँ मार्केट में 12,000 का बन रहा है और 9,000 में डंप करता जा रहा है, तो हम 9,000 में ही खरीदेंगे, ठीक? तो उसपे ₹3,000 गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, कहेगी ये एंटी डंपिंग ड्यूटी है क्योंकि ये फेयर प्रैक्टिसेस नहीं है आपकी ट्रेड से रिलेटेड, इसलिए हम इस पे टैक्स लगा रहे हैं और आपको ये हमारी बातें माननी पड़ेंगी, और इसी को कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिर उसके बाद आता है वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें, तो इसमें क्या होता है, नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होते हैं, पहले थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉन टैरिफ मेजर्स में क्या आता है, टैरिफ के अलावा कुछ लगाया जाए। टैरिफ के अलावा क्या लगाया जाता है, लाइक आप कहो कि पब्लिक हेल्थ के लिए सामान सही नहीं है, तो इस पे हम और ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं या नहीं खरीदेंगे हम, ठीक? एनवायरनमेंट या कार्बन इंटेंसिव है, इन सारी चीज़ों की वजह से, या आपने कॉम्प्लायंस नहीं किया, जो हमारे रूल्स हैं उसको आपने सारा माना नहीं, इसलिए हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका एक्सपोर्ट जो है प्रमोट होने के बजाय डिमोट हो जाता है, ठीक?
आप एक्सपोर्ट को उतना अच्छे से कर नहीं पाते हो, फिर आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं आती है, फिर फॉरेक्स रिजर्व आपका घटता है, सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। अब इसके बाद आता है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में क्या है, तो एक अबू धाबी में एक मीटिंग हुई है, उसमें बात की गई है कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इशू से रिलेटेड सोल्यूशन फॉर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग क्या होती है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का, सिंपल सा इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक इट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू प्रोक्योर क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट एमएसपी एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस फूड ग्रेन टू पुअर। अभी हमारे यहाँ चला ना 80-85 करोड़ लोगों को हम फूड ग्रेन देते रहते हैं उसके थ्रू, टीपीडीएस के थ्रू, ठीक। तो वो कैसे होता है, एमएसपी पे तो परचेज करते हैं चीज़ों को हम, तो इसीलिए ये चीज़ें लाई गई हैं। टीएसएच का मतलब सिंपल सा, क्योंकि देखो डेवलपिंग नेशंस ना उनके फार्मर्स के पास भी पैसे हैं, ठीक ठाक, तो इन सारी चीज़ों को नहीं मानते, कहते नहीं ये सब बेकार की प्रैक्टिस है, ये सही नहीं है। तो सिंपल सा यही मतलब होता है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो डिमांड करती हैं इंक्रीज करने को डी मिनिमिस लिमिट। अब डी मिनिमिस लिमिट क्या होती है ये भी समझ लो आप। तो डी मिनिमिस लिमिट क्या होती है कि एक देखो, प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है, ठीक। अब डी मिनिमिस लिमिट में आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा तरीका होता है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी इसी में आ जाएगा, ठीक। तो अलग अलग से नहीं, कहते हैं कि 5% डेवलप्ड नेशन और 10% डेवलपिंग नेशन, जितना उनका एग्रीकल्चरल जीडीपी है, ठीक। एग्रीकल्चरल जीडीपी जितनी है उसका 5% डेवलप्ड नेशन या 10% डेवलपिंग नेशन अपनी एग्रीकल्चर पे खर्च कर सकते हैं, ठीक। जैसे 100 रुपये का आपने सामान प्रोड्यूस किया है कोई उसमें, तो 10% ही आप उस पे लगा सकते हो पैसे, ठीक। अब ये क्या काम होता है, मतलब आपके फार्मर ने 100 रुपये का कोई प्रोड्यूस, आप 10 फार्मर हैं, कोई मिला के 1,000 रुपये का कोई सामान उन्होंने बनाया, ठीक, फाइनली। तो उस पर गवर्नमेंट कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकती है, तो कहते हैं कि गवर्नमेंट केवल 10%, लाइक 100 रुपये, 1,000 का 100 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकती है। कैसे इन्वेस्ट करेगी, उनको चीप फर्टिलाइजर दे के, उनको चीप इलेक्ट्रिसिटी दे करके, लाइक जिससे वो अपना ट्यूबवेल वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें चला सकें, ठीक। तो इन सारी चीज़ों के लिए, या फिर स्टोरेज बना सकें, या फिर फार्म मैकेनाइजेशन कर सकें, तो ये इसलिए किया जाता है, ठीक। अब ये कैलकुलेट कब से करना स्टार्ट हुआ था, 1986-88 से। ये सब आप देख लेना, ठीक। डी मिनिमिस लिमिट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वही होता है। डेवलपिंग कंट्रीज इसी को डिमांड कर रही हैं कि आप कुछ 10% बढ़ा के 20% कर दो। अच्छा, ये क्यों मना करते हैं ये लोग, रीजन ये है कि अभी जब आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना, फर्टिलाइजर इंडिया में देखो तो कुछ 1200-1500 की बोरी होती है, 2,500 के आसपास। लेकिन वो इतना गवर्नमेंट उसपे सब्सिडाइज़ करती है कि 300 के आस-पास आपको यूरिया वगैरह की जो भी बोरी होती है वो मिलती है, ठीक? तो ये एक-एक पैकेट ऐसे आता है, ठीक? अब आप सोचो कि ₹1200 का ₹1500 का आप डालोगे तो आपकी कॉस्ट क्या लगेगी? मतलब आप जो चीज़ सपोज़ करो 5,000 का सामान आप ₹3000 लगा के पैदा कर रहे हो तो 5,000 से ऊपर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट तो जो आप बेच रहे हो, उसका तो प्राइस वही रहने वाला है ना। सपोज़ करो गेहूँ ₹30 में आटा बेचा जा रहा है और आप उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, तो उसको ₹50 में बिके तभी आपको फ़ायदा होगा। तो ये कंट्रीज़ कहते हैं कि आप ज़्यादा सब्सिडाइज़ करके ये एक्सपोर्ट के लिए कम्पीट बनाते हो। फॉरेन मार्केट में हमारे यहाँ तो हम कम पैसे लगा रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो ये सारे प्रोडक्ट होते हैं, लाइक जो भी फसलें पैदा होती हैं, वो हमारे यहाँ काफ़ी महँगे रेट में आ जाती हैं, क्योंकि हमने पैसे तो उन्हें दिए नहीं ज़्यादा। लेकिन आपके यहाँ से आ रहा है, तो पता चला 30 में आपके यहाँ, 40 में हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है, वो 50 में बेचा जा रहा है, तो कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है हमारा प्रोडक्ट। सेम वैसे जैसे इंडिया का मर्चेंडाइज़ प्रोडक्ट कॉम्पीट नहीं कर पाता, तो इसलिए ये डिमांड करती है। वही एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के यही सारे एग्रीमेंट्स होते हैं कि टैरिफ कैसे लगाया जाए, डोमेस्टिक एक्सेस कैसे-कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। पीस क्लॉज़ क्या होता है कि हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जब गवर्नमेंट एमएसपी पे या सब्सिडी वगैरह दे सके, कौन से टाइम पे, जब उन्हें लगता है कि कुछ मतलब ऐसा हो गया है कि लोगों के पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं, ठीक? लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं है और उन्हें न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तब ये पीस क्लॉज़ कोई कंट्री उसमें ला ले जाके इन्वोक करती है, ठीक? डब्ल्यूटीओ में कि नहीं अभी हमें की पीस क्लॉज़ चाहिए। तो आपका क्या काम है कि पीस क्लॉज़, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और सब्सिडी, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, और साथ में सॉरी, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट बॉक्स होता है, ठीक? ये सारी चीज़ें आप बुक से जाके पढ़ें। अगर आगे आता तो शायद मैं आपको ये तीनों बॉक्स पढ़ा दूँगा। एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। बेसिकली एम्बर बॉक्स का क्या होता है, यही 5% 10% वाला रूल लगता है, क्योंकि ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, बेसिकली वो ट्रेड डिस्टॉर्शन वाली काम करती हैं, ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट के लिए कॉम्पीट नहीं बना पाती, जो फॉरेन गुड्स होती हैं उनके यहाँ, सपोज़ करो यूएस का जो फार्मर पैदा कर रहा है और इंडिया के फार्मर्स जो फसलें पैदा कर रहे हैं, कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं, उनका महँगा हो जाता है, हमारा सस्ता हो जाता है। तो जो ट्रेड प्रैक्टिसेज़ को डिस्टॉर्ट करे ना, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को, उसमें एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो होती है, उसमें कहते हैं डेवलप्ड कंट्री 5%, डेवलपिंग 10% रखें। दूसरा आता है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, जो एम्बर बॉक्स में आएँगी, ये ब्लू बॉक्स में आएँगी, लेकिन इसमें क्या होता है, लिमिटेशन नहीं होती, आप कुछ कितना भी खर्चा कर सकते हो, ठीक?
और ग्रीन बॉक्स का काम ही होता है कि ग्रीन बॉक्स इसलिए डाला गया है कि इसको आप थोड़ा-सा मार्केट ये क्लाइमेट फ्रेंडली बनाओ, तो उसपे कुछ भी आप इन्वेस्ट करोगे तो एक लेवल के बाद उसमें, क्योंकि ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती ना, आप कार्बन को अगर कार्बन आप ये बताओ कि आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो, ठीक? आप कह रहे हो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होगा हमारे यहाँ, ये फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करूँगा मैं। तो क्या इस पे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो ना, क्योंकि हर किसी के लिए अच्छा है और इतना सस्ता भी नहीं रहेगा, तो मार्केट में कॉम्पीट भी आसानी से कर लेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है तीनों, आप पढ़ लेना। मैंने आपको एक बार में बता दिया तीनों क्या-क्या होते हैं। डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन फिशरीज़ सब्सिडीज़, ये जिनेवा पैकेज हुआ फिशरीज़ से रिलेटेड है, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक। मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं, ये आप खुद पढ़ेंगे। बाकी ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या होता है, तो ये डब्ल्यूटीओ के अंदर आता है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, 30वीं एनिवर्सरी है डब्ल्यूटीओ के अंदर इसकी, ठीक। अभी उरुग्वे राउंड में आया था 1995 में, जब डब्ल्यूटीओ आया तब से इसको लाया गया है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, आईपीआर बेसिकली क्या होता है, आईपीआर गिव्स द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट, क्रिएटर को एक्सक्लूसिव राइट देता है, किस लिए, ओवर द यूज ऑफ हर और हिज क्रिएशन, लाइक कोई इन्वेंशन आपने किया है तो केवल आप ही कर सकते हो उसको, आप ही कोई कंपनी बनाओगे वही बनाएगी, या जिसको आप राइट दोगे वही ये बना सकता है। लिटरेरी वर्क, कोई बुक छाप दी है, पता चला लक्ष्मीकांत की बुक है, कॉपी पेस्ट आपने किया, आपने नाम अपना डाल दिया, ठीक। तो ये नहीं हो सकता, इसलिए कॉपीराइट पहले ये कॉपी बनवा के उसका कॉपीराइट अपने नाम इशू करवा लेते हैं, ठीक। लाइक कोई सपोज़ करो कि ये वीडियो मैंने बना के डाला, इसको आपने कॉपी पेस्ट किया, दूसरे चैनल पे डाल के अपना नाम डाल दिया, तो ये चीज़ें इसी को कहते हैं कॉपीराइट क्लेम होना। अगला आर्टिस्टिक वर्क, किसी ने आर्ट बनाया, 2-2 करोड़ तक के आर्ट बिकते हैं, जो ये दीवार पे लगाने-वगाने वाले आर्ट होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें। फिर बाकी कोई डिज़ाइन हो गया, तो लेकिन इसका क्या होता है कि सर्टेन पीरियड के लिए रहेगा, ये नहीं कि जीवन भर के लिए, कुछ 25 साल, 30 साल के लिए रहेगा, उसके बाद हर कोई कर सकता है, ठीक। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बताए जाते हैं। अब ये स्टैंडर्ड इसके कहाँ से आते हैं, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस में, उससे वो जो स्टैंडर्ड डिसाइड करता है वही इसमें मान्य होते हैं, ठीक। बाकी डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है वो डब्ल्यूटीओ के अंदर आता है, वही देखे गए सारे डिस्प्यूट्स। तो एक टॉपिक तो हो गया शायद, हाँ, बाकी इंडिया में जैसे ट्रिप्स ट्रिप्स होता है, तो इंडिया के लिए एक पेटेंट एक्ट बनाया गया था 1970s में, और 2005 में उसको अमेंड किया गया था ताकि वो ट्रिप्स से कंप्लायंस कर सके, जैसा ट्रिप्स कहता है वैसा कर सके। 1 घंटे का वीडियो तैयार हो चुका, लेकिन एक टॉपिक खत्म हुआ मेरा। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ कि जल्दी हो जाए, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब एक होता है, ये अगला टॉपिक है ग्रॉस फिक्स्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक। तो एक होता है कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, एक कंपनी है, ठीक, एक ये कंपनी हो गई। अब इसने क्या किया, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं, इसने जो भी लगाया, दूसरे साल में इसने क्या किया, बस कंपनी रन कर रही है, लोगों को पैसे दे रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फिक्स कैपिटल क्या होता है पता है? या तो इसकी सब्सिडियरी खुल जाए, या इसमें 10 मशीन लगी थी 25-30 मशीन हो जाएँ, ठीक? मतलब फिक्स कैपिटल तो बढ़ रहा है ना उसका, ये तो हटने वाला है नहीं। हाँ, अब ग्रॉस फिक्स होता है, एक नेट फिक्स होता है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन केवल अभी फिक्स कैपिटल बता रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि एक कंपनी आपने लगाई, उसमें कुछ 10 मशीन लगा दी। सपोज़ करो कि हाँ, कोई आइटम मोबाइल बनाने की 10 ऐसी मशीन लगी है जो हर साल मोबाइल बनाती जा रही हैं। अब वो 10 मशीन एक दिन में सपोज़ करो 1 साल में वो 100 मोबाइल उन्होंने बना के बेच दिया, ठीक? अब दूसरे साल में भी 100 बना के ही बेचेंगे, तीसरे साल में भी। मतलब ना उसमें लेबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ना उसमें और कोई प्रॉफ़िट, जितना प्रॉफ़िट था बस इन्फ्लेशन की वज़ह से जो प्रॉफ़िट बढ़ रहा है, वही बढ़ रहा है, रियल प्रॉफ़िट बढ़ नहीं रहा है, ठीक? तो इसको कहते हैं कि आपने प्रॉफ़िट कमाया तो कुछ 10 मशीन और ले आओ आप। अब 100 से 200 मोबाइल प्रोड्यूस होंगे, और जितने 10 मशीन के लिए लेबर लग रहे थे, आपने मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ठीक? और एम्प्लॉइज़ आपके मार्केट में आ रहे हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल जो आपका है वो बढ़ रहा है, आपने मशीनें बढ़ाई, इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल होता है, ठीक? इसलिए ये आपका बढ़ रहा है। तो एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। अब अभी मैंने आपको केवल कैपिटल के बारे में बताया कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। ग्रॉस होता है कि आपने 10 मशीन लगाई, बाद में कहा कि नहीं, ये तो 10 मशीन मैंने लगा दी थी, कितने का इसका प्राइस होगा? 1 मशीन 1 लाख, 10 मशीन 10 लाख का। 1 साल चला, उसमें कुछ खराबी तो हुआ होगा, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक? उसमें डेप्रिसिएशन क्या हुआ, कितना आपने और पैसे लगाए, क्या खराबी आई, सपोज़ करो 10,000 का कुछ खराबी आ गई 10 मशीनों में, तो 1 लाख रुपए कम कर दोगे आप। तो ग्रॉस तो आपका 10 लाख का था, ग्रॉस फिक्स कैपिटल जो तैयार हुआ, लेकिन उसमें जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट लगाया उसको सही करने में या उसकी फिटिंग में जो कुछ भी करने में, वो आपका 1 लाख होगा। तो मतलब आपका कितना हो गया? नेट तो 9 लाख का ही हुआ ना जाके तैयार हुआ। इन्वेस्टमेंट आपने 11 लाख की, लेकिन नेट जाके वो 10 लाख 9 लाख के तैयार हुआ ना, इसको कहते हैं नेट। तो इंडिया का जो कह रहे हैं 1990 से 2007-8 तक इंडिया का जो जीडीपी टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था वो बढ़ा था, लेकिन अब धीरे-धीरे कम हो रहा है, यही न्यूज़ है। ये देख लो आप ऐसे ना, 2014-15 से कुछ ऐसे परसेंट जाके कुछ ऐसे गया, फिर धीरे-धीरे ये सिग्निफिकेंट चैलेंज कर रहा है। स्लगिश ग्रोथ ऑफ प्राइवेट, मतलब ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही ना यहाँ से। आप सडनली देखो कितना अच्छा ग्रोथ
फिर अच्छा ग्रोथ, फिर उसके बाद नीचे आया, ऊपर जा रहा है, ये कैसे जा रहा है? मतलब अगर मैं इसको ऐसे बताऊँ, तो ये 40 का आंकड़ा तो कुछ ऐसे इसने अभी टच कर दिया था, फिर आप नीचे गए, फिर उठ के अभी आप 50 के आस-पास पहुँचे, तो स्लगिश ग्रोथ दिखा रहा है ना। ये कुछ फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि जितना सिंपल सा मैंने आपको बता दी, जितना कैपिटल फॉर्मेशन रॉ मटेरियल से नहीं, मतलब कि रॉ ले आकर के आप लगा रहे हो 50 तरीके की मटेरियल, फिर एक प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, तो वो एक ही मशीन से तो बन रहा है ना भाई, एक ही मशीन से एक प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना। ऐसे आप 10 मशीन बनाओगे, 10 प्रोडक्ट ऐसे आप फॉर्म कर पाओगे नए, तो कैपिटल फॉर्मेशन आपको बढ़ानी होगी। बेसिकली ये इतना ही कह रहा है, बाकी न्यूज़ क्या-क्या है थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, ठीक? और ग्रॉस ये मैंने आपको बता दिया क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता, ये आप खुद भी इतने समझदार हो, लाइक आपने रोड बना दिया तो उसमें 10 साल 20 साल 25 साल तक में बाकी लाइक गाड़ियाँ चलती रहेंगी, ब्रिजेस बना दिया, रेलवे बना दिया, ये इसमें आएगा, ठीक? अब आपने कुछ और किया तो हो सकता है कुछ ना, लाइक लॉसेस ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लडिंग, फॉरेस्ट फायर, तो ये आपका जीएफसीएफ में नहीं आता है। तो ये चीज़ें आप कुछ पढ़ लेना, 2-3 देखो 2-3 पढ़ लिया करो, हो सकता है वहाँ पे एलिमिनेट करने में आसान हो जाए। तो एक-एक टॉपिक बताऊँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक? तो इसलिए मैं आपको बस कीवर्ड क्या होते हैं वो समझा देता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेना। प्राइवेट जीएफसीएफ या पब्लिक जीएफसीएफ क्या होता है? तो प्राइवेट में अगर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो प्राइवेट का हो गया, लेकिन पब्लिक के क्या होता है कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, हर किसी का हो गया, ठीक? लेकिन सपोज़ करो कि अ, कोई फसल हुई है, लाइक आपको गेहूँ को कंटेन करने के लिए कोई स्टोर बनाना है, गवर्नमेंट ने बनाया तो हर कोई स्टोर कर सकता है, प्राइवेट ने बनाया तो कर सकते हो, लेकिन जितना वो चाहेगा। हो सकता है गवर्नमेंट कह रही हो ₹10 पे आप स्टोर कर सकते हो, कहीं ₹100 पे, तो कहोगे आप ₹100 में तो नहीं करूँगा, घर पे ही स्टोर कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक। क्राउडिंग आउट क्या होता है कि गवर्नमेंट मार्केट से, लाइक आपने देखा ना 16 लाख तो बोरो करना ही है मार्केट से इंडिया को, मतलब गवर्नमेंट को, ठीक। जो बजट डेफ़िसिट हो रहा है हमारा। अब इसमें क्या है कि ज़्यादा पैसे तो गवर्नमेंट ही ले जाती है अलग-अलग इंफ्रा के लिए मार्केट से। तो जो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो मार्केट से पैसे नहीं उठा पाते ना, ना बैंक से, ना और लोगों से। तो और क्योंकि बिलीव भी लोगों का गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है, तो क्राउडिंग आउट हो जाता है, वो बाहर हो जाता है, ठीक? जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है, उसको पैसे नहीं मिल पाते हैं। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहे जितना बड़ा बने, लेकिन कंप्लीट तो करना ही करना है, ठीक? अब इसके बाद अगला आर्टिकल है ग्रॉस कैपिटल, नेट कैपिटल फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ा दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये आपको खुद पढ़ना है, जल्दी-जल्दी मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है? तो यूएनडीपी देता है। इसमें इस बार क्या डेमोक्रेसी पैराडॉक्स की बात की गई है। डेमोक्रेसी पैराडॉक्स क्या होता है पता है? कि कोई कंट्री में लोग मानते तो डेमोक्रेसी को हैं, लेकिन सपोर्ट ऐसी गवर्नमेंट को करते हैं जो थोड़ा-सा ऑटोक्रेट हो, ठीक? मतलब पॉपुलेशन थिंक्स पॉजिटिवली अबाउट डेमोक्रेसी बट सपोर्ट लीडर हू अंडरमाइन डेमोक्रेसी, ठीक? ये क्यों है? क्योंकि यूएनडीपी दे रहा है। ये सच में आपको बताऊँ तो यूएस और इंडिया और चाइना के बारे में बात हो रही है, ठीक? लाइक 15 साल से हमारी एक गवर्नमेंट बनी हुई है, तो इनको लगता है कि थोड़ा ऑटोक्रेटिक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनके सामने हाँ जी करते रहें, तो इन्हें लगता नहीं डेमोक्रेसी है। कौन-सी डेमोक्रेसी है भैया? आप कह रहे हो कि गाज़ा को हम कब्ज़ा लेंगे। कौन-सी डेमोक्रेसी है? कल को आपने यूक्रेन को वॉर में भेज दिया, आज कह रहे हो कि चाहे जैसे पीस डील का अभी आज की न्यूज़ है कि ट्रम्प और उसकी बात हो रही थी यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है ना? हाँ, ज़ेलेंस्की की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि या तो हम हट जाएँगे मार्केट से, तुम्हारा सपोर्ट नहीं करने आएँगे, या तो आप पीस डील साइन करो। अब ये कौन-सी बात हुई? पहले आपने बोला नाटो में आओ, तो उसने कहा नहीं, हम आएँगे। फिर बाद में आपने रसिया के साथ, रसिया जैसे समझ लो हाथी है वो, इतना ह्यूज मॉन्स्टर, उसके साथ आपने उसकी लड़ाई करवा दी। फिर पहले आप सपोर्ट कर रहे थे एक गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट आई कह रही है कि नहीं अब डील करो। अब डील में क्या होगा ना उसका कि 4-5 एरिया जो रसिया ने कब्ज़ा कर रखे हैं, अब वो सीधा-सीधा कह रहा है कि हम ये तो देने वाले नहीं हैं। कुछ एरिया यूक्रेन, रसिया का कब्ज़ा कर रखा है। अब डील में ऐसी बातें आ रही हैं कि ये भी दे दो, ये भी दे दो और बस केवल तुम अपना अस्तित्व बचा लो। तो अस्तित्व कहाँ बचा? 3-4 साल से तो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके हिसाब से ये डेमोक्रेसी होती है, ठीक? लेकिन हमारे हिसाब से नहीं होती है डेमोक्रेसी। बाकी एसडीआई वैल्यू क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, ये आपका काम है पढ़ना। हाँ, डेवलप किसने किया था इसको, तो 1990 के आस-पास ये डेवलप किया था महबूब उल हक ने, जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने। अच्छा, इसको याद कैसे किया जाता है? तो इसके कौन-कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, तो मैं इसको ऐसे याद करता था, एचईएल, ठीक? एचईएल कैसे? देखो, एक होता है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड। अब एजुकेशन में 2 टॉपिक और आते हैं। एक आता है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये 5 होते हैं, पाँचों आपको इंडिकेटर्स याद होने चाहिए कौन-कौन से, ठीक? डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ, नॉलेज में 2 आ गया और हेल्दी लाइफ में 1 आ गया, ठीक? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? तो ये आपको देख लेना है और इसके बाद हाँ, कौन-कौन से इंडेक्स देता है ये आप देख लो। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कौन देता है, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स कौन देता है, ये याद कर लो क्योंकि ये याद करने की चीज़ें, इसमें बताने वाला कुछ है नहीं। ये कुछ इंडेक्स दिए गए हैं, देख लो आप। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकाला था? तो इसको निकाला था यूएनडीपी ने। अब इसमें क्या कह रहा है कि 112 कंट्री में लगभग
1.1 बिलियन पीपल जो हैं एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं, जिसमें 234 मिलियन लगभग 23-23.5 करोड़ लोग ऐसे हैं कि 23 करोड़ 40 लाख के आसपास जो इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। सपोज करो कि मतलब 110 करोड़ की बात वो कर रहा है, जिसमें 23 करोड़ इंडिया के, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इंडिया में ही सफर कर रहे हैं। ठीक, तो ये किसने दिया था? यूएनडीपी ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया। उसी को देखते हुए इंडिया में नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया था। ठीक, और उसके इंडिकेटर्स क्या है मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा बताता हूँ। पॉली क्राइसिस क्या होता है? जब बहुत सारे क्राइसिस एक साथ आ जाते हैं, ठीक, तो उसको पॉली क्राइसिस कहते हैं। क्या है? प्रोस्पेरिटी, पॉवर्टी, प्लैनेट, पाथवे। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में क्या आया था? पाथवे आउट ऑफ पॉली क्राइसिस रिपोर्ट, ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन। एक तो ये हो गया, दूसरा प्रॉस्पेरिटी गैप आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी गैप क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी गैप ये होता है, पहले पॉली क्राइसिस समझ लो क्या होता है। मल्टीपल क्राइसिस वो तो बता ही दिया मैंने। पॉली क्राइसिस क्या होता है कि मल्टीपल क्राइसिस, स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ हो गया, दूसरी साइड फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो गई, तीसरा क्लाइमेट रिस्क है। अब आपके पास पैसे भी नहीं है और जो आप समुद्र के किनारे के एरिया में रह रहे हैं वो भी छोड़ के जाना है, क्योंकि ओशियन लेवल इंक्रीज कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, तो आपका घर वर कल को डूब सकता है। ये सारी चीज़ें, या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हीटिंग होगी, आपको उसको छोड़ के भागना पड़ रहा है। दूसरी साइड आपके पास पैसे नहीं है तो कहीं भी रहोगे आप। एक्सट्रीम पॉवर्टी हो गई ना, ये एक साथ आ जाए तो। बाकी पॉवर्टी गैप, प्रॉस्पेरिटी गैप क्या होता है कि एवरेज फैक्टर, एक फैक्टर जिसको बाय विच इनकम नीड टू बी मल्टीप्लाइड, किसी के इनकम को एक फैक्टर निकालो जिससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक लिविंग स्टैंडर्ड इसका सही हो जाए। और वो लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? $25 पर पर्सन पर डे होना चाहिए। लाइक एक घर में अगर 5 लोग हैं तो एक दिन का उनका खर्चा लगभग $25, $125 होना चाहिए। इतने पैसे वो कमाएं तभी एक ठीक ठाक लाइफ को जी सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अगला, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया का है। वेटेज इसमें किसके किसको किसको दिया जाता है? तो उसमें भी एमपीआई, ग्लोबल एमपीआई में भी 10 इंडिकेटर है, इसमें भी 10 इंडिकेटर है। 10 इंडिकेटर में कौन कौन से? हेल्थ में वो होता है न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगला होता है ईयर ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन में, इसमें भी वही HEL आता है। ठीक, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। और लिविंग स्टैंडर्ड में आता है कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक, हाँ, ये नीति आयोग ने दिया था। कैसे लेता है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट से ये सारी चीज़ें उठाता है। ठीक, अब ये हो गई। अब इसके इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? तो उसमें 2 इंडिकेटर इंडिया ने और ऐड कर दिए, 10 तो होते ही। एक मैटरनल हेल्थ डाल दिया और दूसरा बैंक अकाउंट आपके पास है कि नहीं है। ठीक, अब बाकी कैसे काउंट होता है ये सब बेकार की बातें, ये सब मत देखो, ये सब पूछता नहीं। एक और देख लेना, आपकी हेड काउंट रेशियो क्या होता है। ठीक, हेड काउंट रेशियो क्या होता है? इंडिकेट करता है शेयर या परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। आपकी 100 करोड़ है, 20 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो हेड काउंट रेशियो आपका वो 1:5 हो गया। ठीक, ये होता है आपका हेड काउंट रेशियो। बाकी पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो वगैरह आप ये सारा देख लेना। हाँ, एसडीजी टारगेट में किस में है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हमें कंप्लीटली एलिमिनेट करना, ये है टारगेट 1.2 में। ठीक, बाई एटलीस्ट हाफ, कब? 2030 तक। तो ये सब कुछ कुछ आप पढ़ लेना। अगला, मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? इसमें बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोई इकोनॉमी जो ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रही हो, ठीक, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद उसका जो इनकम है, मिडिल इनकम ट्रैप का सिंपल सा मतलब ये है कि जीडीपी ग्रोथ नहीं, जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो एक टाइम पे आने के बाद ग्रो नहीं कर रही है। ठीक, क्योंकि आपको डेवलप नेशन होने के लिए 13-14 हज़ार रुपये चाहिए होते, 13-14 हज़ार डॉलर चाहिए होते, 13 से 14 हज़ार डॉलर के बीच में। ठीक, पर पर्सन का। और इंडिया का कुछ $2200 के आसपास है, और पिछले कुछ सालों में ऐसे ही चला आ रहा है। तो इंडिया को अभी नहीं रखते, लेकिन ब्राज़ील को इस कैटेगरी में रखा जाता है कि आपकी ग्रोथ तो ठीक-ठाक चल रही है, ठीक, लेकिन आपका जो पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम, वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं मिडिल इनकम। मिडिल इनकम में आके आप ट्रैप कर गए हो। ठीक, तो इंडिया भी उसी रिस्क में आ सकता है अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ ऐसी नहीं रही। जैसे आज की न्यूज़ में था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ का इस बार थर्ड क्वार्टर का 6.2 है। आपने देखा होगा 2023-24 की जो टोटल जीडीपी ग्रोथ थी, वो अप्रॉक्सिमेटली 8.1 या 8% के आसपास थी टोटल। ठीक, तो और एक वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट भी जारी की है कि अगर इंडिया 2047 तक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आना चाहता है, जो उसका गोल है, तो अगले 20 साल उसको 7.8% की जीडीपी ग्रोथ से इसको आगे बढ़ना होगा। तो बेसिकली मिडिल इनकम ट्रैप यही होता है कि ग्रॉस नेशनल इनकम, आपका ग्रॉस नेशनल इनकम इतना होना चाहिए। ठीक, वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई करता है ग्रॉस इनकम। अब ये सारी चीज़ों को, ठीक, अब अगला आर्टिकल, मिनट, हाँ, पर कैपिटा जीडीपी बता दिया। अब देखो इसमें मत फंसना कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या कहता है। देखो पर कैपिटा इनकम लगभग इंडिया का $2500 है। ठीक, हमें आना कितना है? 1300 के आसपास है, 13 हज़ार के आसपास है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें करा, इसके लिए एक वे एंड स्ट्रेटेजी बताई गई 3I की, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्यूजन। तो ये सब आपको देखना है। अच्छा, प्रिस्टन कर्व क्या होता है?
प्रेस्टन कर्व बता देता हूँ, बाकी आर्टिकल आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन प्रेस्टन कर्व मैं बता देता हूँ। तो कहता है कि इंक्रीज पर कैपिटा इनकम की वजह से, लाइक ये सीधा-सीधा कर्व से मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट। हाँ, कर्व से मैं आपको बताता हूँ कि क्या कह रहा है। देखो, यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा हो गया, ठीक? और ये है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये कह रहा है कुछ जब कुछ नहीं था, ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा है। जब आपके पास कुछ पैसे थे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके यहाँ 50 साल थी, ठीक? आपके पास सडनली कुछ 10,000 लिखा है, 1,000, 10,000 कुछ भी हो, तो कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके यहाँ 70 साल हो गई। लेकिन वही चीज़ जब आपके पास 50,000 हो गया, तो आपके यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ अ, 80 के आस-पास आई। मतलब एक लेवल पे जाने के बाद जब $10,000 पे पीसीआई पे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है, तो सीधा 50,000 पहुँचने पे जब आप वेल डेवलप्ड नेशन की कंट्री में कैटेगरी में आ रहे कैटेगरी में, तो 80 साल ही क्यों? 80 ज़्यादा बढ़नी चाहिए ना, तो सीधा-सीधा ये कह रहा है। और ये क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि जब आपके पास पैसे आते हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ आप रिज़ॉल्व करते हो। कुछ लोग हेल्थ इश्यू से उनकी डेथ हो जाती है, पॉवर्टी से हो जाती है, तो एक लेवल पे जब आपका सब कुछ सही हो जाता है ना, तो उसके बाद प्रिस्टन कर्व यही कहता है कि आपका पर कैपिटा इनकम जिस हिसाब से बढ़ेगा, उस रेट से आपके यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ सकती है। ये सिंपल सा इसका कहने का मतलब है। इस जैसे कह रहा है कंट्री डज़न्ट कॉज़ मच ऑफ अ राइज़ इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन बियॉन्ड अ पॉइंट, ठीक? तो सिंपल सा ये है। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसको थोड़ा-सा फ़ास्ट-फ़ास्ट मैं कर रहा हूँ। नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस में किसको मिला? तो देखो, वो जो नोबेल प्राइज़ होता है उस कैटेगरी में पाँचों आता नहीं, इसको किसी और ने स्टार्ट किया था, बस इसको इस कैटेगरी में हम इसको नोबेल प्राइज़ के इक्वल ट्रीट करते हैं, ठीक? तो कौन किया था? इनका नाम तो पता नहीं क्या क्या स्वेरेज रिकबैंक प्राइज़ इकोनॉमिक, तो ये कुछ इनका नाम है, 1968 में इन्होंने स्टार्ट किया था। स्वीडन सेंट्रल बैंक के हैं, ठीक? तो इसलिए ये 5 कैटेगरी वही मैंने जो आपको बताया कि नोबेल प्राइज़ की कैटेगरी में नहीं आता है। अब किसको-किसको मिला है, ये कुछ नाम है, ये आप देख लेना। मिला क्यों था? ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक? तो मिला क्यों है इनको? मिला इसलिए कि इन्होंने क्या फाइंड किया है? इन्होंने कहा है कि टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन सोसाइटल इंस्टीट्यूशन फॉर कंट्रीज़ प्रॉस्पेरिटी, ये इसके बारे में इन्होंने बताया है कि सोसाइटल इंस्टीट्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे कोई आपके यहाँ कोई कंट्री सपोज़ करो कि किसी कंट्री की कॉलोनी हो आप, आपके यहाँ सारे इंस्टीट्यूशन लगाए उसने क्योंकि वो जल्दी से जल्दी जो भी आप उसने डेवलपमेंट की कि जल्दी से जल्दी आपके यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज़ को एक्सट्रैक्ट करके अपनी कंट्री में ले जा सके। तो इसका क्या होता है, बैड इम्पैक्ट आता है ना आप पे। और दूसरा कि आपके यहाँ पे गवर्नमेंट भी सेटअप करे, पॉलिटिकल इश्यूज़ में भी वो मतलब पॉलिटिकल चीज़ें लाइक हमारे यहाँ करते थे अंग्रेज़। देखो उनके एक्ट अपने आने लगे थे, पॉलिटिक्स कैसे चलेगी वो डिसाइड करने लगे थे। तो लॉन्ग टर्म विज़न लेके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि अच्छे के लिए आते हैं। बस इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन वो आपके यहाँ आके मर्ज हो जाते हैं और धीरे-धीरे एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो एक सोसाइटल इंस्टीट्यूशन बताए थे कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसी बारे में बता रहा है, ठीक? तो एक बस इतना ये कह रहा है कि एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है और इन्क्लूसिव में क्या होता है। दोनों में इनके प्रोस कॉन्स क्या होते हैं। तो पहले वाले का बता रहा है, इन सच एनवायरनमेंट इंडिविजुअल फेस सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ कॉन्फिस्केशन लीडिंग टू अ लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक्सट्रैक्टिव में क्योंकि भैया कुल लेके ही जाना है तो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? और दूसरे में क्या है कि हाँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव हो जाता है कि हाँ, ये 200 साल 100-200 साल रहेंगे, 50 साल रहेंगे तो हम इन्वेस्ट करके खुद भी कुछ कमा सकते हैं। अब ये नहीं कोई कंट्री इन्वेस्ट करने क्यों आएगी इसकी बात ही कर रहा है, ठीक? तो ये इससे रिलेटेड हो गया। और इसको सिंपल सा आप ये समझ लेना कि इंडिया में अंग्रेज़ बहुत टाइम तक रहे थे, तो जो बाहर के लोग इन्वेस्ट भी करते थे, बाहर के लोग या अंग्रेज़ ही कोई जिनके पास पैसा हो क्योंकि उन्हें पता था कि हम यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक रहने वाले हैं। लेकिन और दोनों का इम्पैक्ट बैड ही होता है, सिंपल सा मैं आपको बताऊँ। कोलोनाइज़ रहना कोई अच्छी बात नहीं है, तो दोनों का इम्पैक्ट बैड ही होता है। तो ये 2 टॉपिक तो हो गए हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगली वीडियो में पढ़ाएँगे इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हैं। सो थैंक यू और सब्सक्राइब करिए वीडियो को आप लोग, शेयर नहीं करें तो व्यूज़ बढ़ाइए इस पे और अगले टॉपिक में हम 3-4 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर आगे एग्रीकल्चर है, सब कुछ बताना नहीं है, पढ़ना आपको ज़्यादा पड़ेगा, कीवर्ड्स मैं बताऊँगा। थैंक यू।